इंट्रोडक्शन। हर इंसान अपनी जिंदगी में कई रोल निभाता है, कभी बेटे का, कभी भाई का, तो कभी पति का। अगर यही इंसान भारतीय सेना का एक वीर जवान भी हो, फिर तो वो पूरे देश का बेटा बन जाता है। लेकिन हर रोल का नजरिया अलग अलग होता है। यानी जिस नजरिए से एक बेटी अपने पिता के सफर को देखती है, एक वीर बेटे के सुनहरे सफर को उनके अपने बेटे ने एक किताब के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। इस किताब का नाम है फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, जिसे उनके ही बेटे एयर मार्शल के.सी. करियप्पा ने लिखा है। इस किताब की चर्चा करते हुए आपको कई ऐसे पल, ऐसी घटनाओं के बारे में पता चलेगा जिससे शायद अब तक आप अनजान होंगे। एक बेटा जब अपने पिता को अपनी आंखों से देश सेवा करते हुए और साथ ही परिवार का साथ निभाते हुए देखता है, तो उससे अच्छी तरह पिता के सफर को कोई और बयान नहीं कर सकता। हालांकि इस किताब की चर्चा में आप करियप्पा की बेटी नलिनी की नजरों से भी उसका इतिहास 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। हालांकि इस वंश का कोई लिखित रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, और अगर है भी तो मिल नहीं पाया है। कहा जाता है कि कोंडा डेरा वंश का अपना पुश्तैनी मकान आईने माने के नाम से जाना जाता है, जो नापोक्लू में स्थित था। नापोक्लू कोडागू जिले, जिसे लोग कुर्ग के नाम से भी जानते हैं, उससे 30 मील की दूरी पर स्थित है। कुर्ग जिला कर्नाटक में है, और साल 1956 तक जब राज्यों को ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था, तब तक ये जिला केंद्र सरकार के कंट्रोल में हुआ करता था, जिसे चीफ कमिश्नर चलाते थे। करियप्पा का ये आईने मायने मिट्टी का बना हुआ था, जिसमें लकड़ी के मजबूत दरवाजे लगे हुए थे, एक लंबा सा बारामदा और लकड़ियों की सीलिंग जो बिल्डिंग के मुख्य हिस्सों को संभाले हुए थी। इतना ही नहीं, इस आईने माने के सामने एक बड़ा सा आंगन भी हुआ करता था, जहां त्योहारों का तांता लगा हुआ था। ओक्का, जो कि कोंडा डेरा वंश को कहा जाता था, उसके सभी सदस्य आईने माने में ही रहा करते थे। आज भी अलग अलग त्योहारों पर सभी सदस्यों का एक साथ आना हो ही जाता है। जिस परिवार के पास उस आईने माने को संभालने का जिम्मा होता, उसके पास एक लैंप होती थी, जिसे थोकू बोलीचा कहा जाता है, और ये लैंप हमेशा ही जलती रहती थी। जब घर में किसी की शादी होती तो यहाँ एक खूबसूरत सा गाना भी गाया जाता था, जो दूल्हा और दुल्हन दोनों के लिए हुआ करता था। 19वीं सदी के दौरान जब ये वंश चारों ओर अपने स्टेचर, इन्फ्लुएंस और पावर के साथ फैलने लगा, तब कोडागू के राजा के लिए ये खतरे जैसा दिखाई देने लगा था। ओका वंश का आईने माने बाहर से जितना खूबसूरत दिखाई देता, उससे जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बहुत ही मीठी थी। यही बातें उसे और खास बनाती, जो कोडागू के राजा को पसंद नहीं आती थीं। आखिरकार राजा ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ओक्का वंश को उनकी मर्जी के खिलाफ हाथूर जाने के लिए कह तो दिया, लेकिन उनके रुतबे को कम नहीं कर पाया। जब राजा ने यह महसूस किया कि सिर्फ उन्हें अपनी जगह से हटा देना ही काफी नहीं है, तब उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि ओक्का वंश के सभी पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया जाए। राजा के कहे के मुताबिक जब ओक्का वंश के पुरुषों को एक एक कर मारा जा रहा था, तब गुम्माटीरा वंश की एक महिला जो करियप्पा के आईने माने के पास ही रहती थी, कुंडन डेरा वंश से मुलाकात कर रही थी। जब वो वहां पहुंची तो उन्होंने एक नन्हे से बच्चे को देखा, जिसे उन्होंने राजा की सजा से बचाया था। लेखक के अनुसार ये बच्चा ही उनका पूर्वज था। आज के समय में अगर कोंडा डेरा के वंश के लोग इस दुनिया में हैं, तो वो गुम्मातीरा वंश की उस औरत के कारण ही। इसलिए आज भी उस महिला की बड़े ही आदर से लेखक के वंश के लोग पूजा करते हैं। उनके इस फंक्शन को कारोना कुडुपा कहते हैं, जो हर साल नवंबर के पहले रविवार को मनाया जाता है। इतना ही नहीं, पास ही के एक पेड़ के सामने उस औरत की समाधि भी बनाई गई है, जहां किसी भी शुभ काम से पहले कोंडा डेरा वंश का हर लड़का पूजा करने जरूर जाता है। कोडावा के लोग हमेशा से ही परंपरा को बहुत मानते थे, साथ ही उनका शादी में बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता था। इस वंश के कई लोगों ने तो शादी से बचने के लिए नेशनल आर्मी भी ज्वाइन कर ली थी। लेखक का कहना है कि कोंडा डेरा वंश ने इंडियन नेशनल आर्मी को कई बहादुर सिपाही दिए, जिनमें से 2 चीफ ऑफ आर्मी भी हैं। पहले चीफ ऑफ आर्मी हैं लेखक के पिता के.एम. करियप्पा, जो साल 1949 से 1953 तक इस सम्मानित पद पर थे। इसके बाद इस डेजिग्नेशन का नाम बदलकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर दिया गया था। साल 1957 में
जनरल के.एस. थिमाया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, जो कोंडाडेरा वंश के ही थे। उनके बड़े भाई तो उनसे पहले ही देश की सेवा के लिए इंडियन आर्मी में भर्ती हो चुके थे। साथ ही थिमाया के छोटे भाई रेगुलर आर्मी में थे, जिनकी साल 1948 में कश्मीर में माइनफील्ड में फंसे हुए एक कुत्ते की जान बचाते हुए मौत हो गई थी। जब जनरल थिमाया रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट में थे, उनके साथ कोडागू का एक और लड़का भी उनके बैच का कैडेट था। उसका नाम था बोपाया, जो कि एक बेहद इंटेलिजेंट और ब्राइट लड़का था। लेकिन दुर्भाग्य से कमीशनिंग के पहले ही हुए एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में उसने अपने हाथ पांव खो दिए थे और उसे घर वापस भेज दिया गया था। इसके अलावा कोंडाडेरा वंश के जिन बड़े अफसरों ने आर्म्ड फोर्सेस में अपनी जगह बनाई थी, उनमें लेट जनरल आई.सी. अयप्पा, लेट एयर मार्शल डी. सुबिया, मेजर जनरल जी.सी. सोमाना, लेट जनरल सी.एन. सोमाना और लेट जनरल बी.सी. नंदा जैसे नाम शामिल थे। हालांकि जल सेना में इस वंश का कोई भी लड़का नहीं गया था, जिसका कारण था कि कोडागू में पानी के इलाके ज्यादा नहीं थे जहां लड़के अपनी ट्रेनिंग कर पाएं। लेकिन कोडागू में हीरोज की कमी नहीं थी। इनमें से एक स्क्वाड्रन लीडर ए.बी. देवैया, जिन्हें मरने के बाद महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा और अहम गैलेंट्री अवार्ड है। लेखक के अनुसार कुछ हद तक ये बड़े अफसोस की बात है कि किसी के भी सामने न झुकना, भले ही एक प्राउड योद्धा होने की विशेषता क्यों ना हो, लेकिन अब ये क्वालिटी यहाँ के लोगों में कुछ खास दिखाई नहीं पड़ती। 50 साल का वक्त हो गया होगा, लेकिन अब पहाड़ी इलाकों के लोगों में भी ये क्वालिटी ढूंढनी पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे कि ये अतीत की बात हो गई है। बचपन की यादें। लेखक के.सी. करियप्पा, जो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के ही बेटे हैं, अपने पिता की बचपन की यादें ताजा करते हुए बताते हैं कि उनके पिता का जन्म साल 1899 की 28 जनवरी को हुआ था, लेकिन मिलिट्री रिकॉर्ड्स के अनुसार करियप्पा का जन्म साल 1900 में हुआ था। लेकिन के.एम. करियप्पा हमेशा अपना जन्म पहले वाले डेट पर ही बताते थे, क्योंकि यही तारीख उन्होंने अपनी डायरी में भी लिख रखी थी। इस बात के लिए उनके बच्चे उनकी बहुत टांग भी खींचते थे, ये कहते हुए कि उनके पिता 19वीं सदी का ही बने रहना चाहते हैं और इसलिए अपने जन्म की तारीख साल 1899 की 28 जनवरी को ही बताते हैं। लेकिन करियप्पा की कहीं दो बातें बिल्कुल सही होती थीं। पहली तो ये कि परंपरा के अनुसार एक गर्भवती माँ का पहला बच्चा उसके पिता के घर जन्म लेता है, जहां उसे उसकी माँ से बहुत लाड प्यार मिलता है। इसके बाद जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो 2 महीने के बाद अपने बच्चे को लिए माँ अपने ससुराल लौट आती है। लेकिन के.सी. करियप्पा की दादी अम्माया थाई के वक्त ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि वो और उनकी माँ एक ही समय पर गर्भवती थीं। ऐसी स्थिति में दोनों ने मिलकर ये तय किया कि अम्माया थाई को अपने बच्चे को ससुराल में ही जन्म देना चाहिए। करियप्पा का जन्म वहीं शनिवारा सांथे में हुआ था, जहां उनके पिता पोस्टेड थे। के.एम. करियप्पा का जन्म उनके मामा के जन्म के महज 1 महीने बाद हुआ था। अम्माया थाई की मां ने साल 1898 के 28 दिसंबर को एक बेटे को जन्म दिया था। वहीं करियप्पा का जन्म अगले महीने यानी 28 जनवरी को हुआ था। ये काफी मजेदार बात थी कि मामा और भांजे की उम्र में सिर्फ 1 महीने का ही फर्क था। अम्माया थाई बताती थीं कि जब करियप्पा का जन्म होने वाला था, तब उन्हें तूफानों में दौड़ते हुए घोड़ों की आवाजें सुनाई देती थीं। इन आवाजों का मतलब अम्माया थाई को तब पता चला जब कुछ सालों बाद उनकी बहन ने भी अपने बच्चे के जन्म के समय ऐसा महसूस किया और कहा कि इतना तो निश्चित है कि उनका ये बेटा बड़ा होकर मिलिट्री फोर्सेज में भर्ती जरूर होगा। जब भी कोडावा परिवार में किसी लड़के का जन्म होता तो उसके जन्म की खबर एक गोली चलाकर दी जाती थी। साथ ही उस बच्चे के हाथों में लकड़ी का तीर धनुष बनाकर रखा जाता था, जो इस बात का प्रतीक था कि अपने पूर्वजों की तरह उस बच्चे में भी शिकारी प्रतिभा छिपी हुई है। उस बच्चे को जन्म के बाद नहलाया जाता और फिर उसके मुंह में गुड़, घी और काली मिर्च से बना एक पाउडर दिया जाता, जिसकी मान्यता ये थी कि ये बच्चा गुड़ की तरह सब में घुल मिल जाएगा, घी की तरह पिघल जाएगा और काली मिर्च की तरह शांत रहेगा, लेकिन अपना गौरव बरकरार रखेगा। ये तीनों चीजें खुशी, अच्छी सेहत और शक्ति का प्रतीक थीं। भारतीय सेना के एक होनहार योद्धा के.एम. करियप्पा के बचपन की कुछ और बातें जानने के लिए आइए चलते हैं इस किताब की चर्चा के दूसरे एपिसोड की ओर। आप सुनते रहिए कुकू एफएम। करियप्पा का बचपन।
लेखक केसी करियप्पा की माने तो ऐसा कहा जा सकता है कि फील्ड मार्शल करियप्पा का कैरेक्टर, स्ट्रेंथ और हेल्थ सभी बहुत बेहतरीन थे। इतना ही नहीं, उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत ही सफल और अच्छी थी। लेकिन शायद घरेलू खुशी एक ऐसी चीज थी जो उनको ठीक से नसीब नहीं हो पाई थी। करियप्पा के पिता मादप्पा, जिन्हें केसी करियप्पा थाथा कहकर पुकारते थे, उनका जन्म साल 1869 में 28 अगस्त को हुआ था। यूं तो लेखक को उनके शुरुआती जीवन के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि अम्मया थाई से उनकी शादी साल 1982 में हुई थी। अम्मया थाई कोडंडा वंश की लड़की थीं और उनका घर मुरनाद में था, जो मदीकेरी से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। उनका परिवार थाथा के परिवार से काफी अमीर और प्रभावशाली भी था, क्योंकि उनके परिवार के ज्यादातर लोग मैसूर यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े पदों पर काम करते थे। थाथा ने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करना शुरू किया और कोडागू में रहकर काम करने लगे। यहीं शनिवार सांथे में के.एम. करियप्पा का जन्म हुआ और उन्हें प्यार से चिम्मा कहा गया। उनके बड़े भाई का नाम अय्याना था, जिनका जन्म 1894 में हुआ था। लेखक और उनकी बहन को कहा गया था कि वो अपने पिता के बड़े भाई को बल्लियप्पा कहकर बुलाएं, लेकिन वो दोनों उन्हें अन्नया मामा कहकर पुकारते थे, क्योंकि उनकी परवरिश उनके पिता के बहन के घर ही हुई थी। चिम्मा के बचपन के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी हासिल नहीं हो पाती है, क्योंकि ऐसा कोई आसपास है ही नहीं जो इतने पुराने दिनों की घटना को याद कर बता सके। साल 1908 में थाथा का ट्रांसफर कुशल नगर हो गया, जिसे उस समय फ्रासर पेट के नाम से जाना जाता था। वहीं उनकी छोटी बेटी बोल्लम्मा का जन्म हुआ। लेखक के पिता और बोल्लम्मा के बीच और भी 2 छोटे भाई बहन थे, नंजप्पा और पूअम्मा। उन दोनों का जन्म अम्मया थाई के मायके मुरनाड में हुआ माना जाता है। बोलू आंटी के जन्म के बाद पूरा परिवार मदीकेरी शिफ्ट हो गया, जहां लेखक के दादा यानी थाथा ने एक लाइम कॉटेज खरीदा और इसके बाद अपनी मृत्यु तक वो यहीं रहे। उनके छोटे बेटे बोपैया, जिन्हें लेखक पापू मामा कहकर पुकारते थे, उनका जन्म साल 1913 में इसी लाइम कॉटेज में हुआ था। चिम्मा, उनका बड़ा भाई अय्यन्ना और छोटा भाई नंजप्पा तीनों हर सुबह खाली पैर मदीकेरी के सेंट्रल हाई स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। उनका कोई स्कूल यूनिफॉर्म नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि उनके घुटने तक के शॉर्ट्स और सफेद शर्ट पहनकर जाने को कहा जाता था। अम्मया थाई अपने बेटों के लिए केले के पत्तों में चावल, दही और अचार का लंच पैक कर देती थीं, ताकि खाना फ्रेश रहे। साथ ही उन तीनों को एक एक पैसे भी दिए जाते थे। कई बार तो स्कूल तक पहुंचने से पहले ही लंच खत्म हो जाया करता था और वो मिले हुए 1 पैसे बादाम खरीदने में लगाए जाते थे। चिम्मा यानी के.एम. करियप्पा अपनी उम्र के हिसाब से काफी लंबे कद वाले थे और बहुत शैतान थे। उनके पढ़ाने वालों में हेडमास्टर सी. रेंसफोर्ड थे, जो इंग्लिश पढ़ाते थे। बाद में मिस्टर W.H. वाइटवर्थ उन्हें इंग्लिश पढ़ाने लगे थे। चिम्मा को स्कूल के सभी लोग बहुत पसंद करते थे और उन्हें एक अच्छा बच्चा मानते थे। वहीं घर पर भी वो अपनी माँ की आंखों का तारा थे और हमेशा उनकी मदद करने रसोई में चले जाते थे। चिम्मा को अपने परिवार वालों के लिए खाना बनाना भी काफी पसंद था। चिम्मा की दोनों बहनें सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में पढ़ती थीं, जो लड़कों के स्कूल से भी थोड़ी दूरी पर स्थित था। इतने सारे लोगों के एक साथ रहने के कारण कॉटेज हमेशा लोगों की गुनगुनाहट से भरा रहता था। अम्मया थाई के भाई बहनों के अलावा उनका पूरा परिवार भी इसी कॉटेज में रहता था। अम्मया थाई के सबसे बड़े भाई, जो कॉलोनल थे और आज भी बहुत फिट हैं, उनका जन्म साल 1917 में हुआ था। आज भी वो अपने बचपन की यादों में अपने भाई बहनों को याद करते हुए बताते हैं कि कैसे वे सब साथ मिलकर जमीन पर सोते थे। सब कुछ अच्छा चलते हुए अचानक से इस परिवार के ऊपर से तब मानो छत गिर गई, जब साल 1924 के 1 अप्रैल को अम्मया ने सिर्फ 49 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। थाथा तब तक सूबेदार बन चुके थे और उनके 3 लड़के अय्यन्ना, करियप्पा और नंजप्पा ने भी काम करना शुरू कर दिया था। लेखक के अनुसार उनके थाथा को बहुत स्ट्रिक्ट माना जाता था और उनके सामने कोई भी अन्याय का साथ नहीं दे पाता था। लेखक के पिता इससे जुड़ी एक कहानी हमेशा उन्हें बताया करते थे। थाथा के एक दोस्त थे जो ट्रेडर थे और उन्हें किसी जुर्म के लिए दोषी माना गया था। जब ट्रायल के दिन उन्हें कोर्ट में हाजिर होना था, उस दिन सुबह ही थाथा ने उन्हें अपने घर पर नाश्ते के लिए बुलाया। उस दिन कोर्ट में भी अपने दोस्त के साथ थाथा को ही सूबेदार के तौर पर कोर्ट जाना था।
कोर्ट में सुनवाई हुई और उनके दोस्त को जेल की सजा सुना दी गई। जब अपनी सजा पूरी करके उनका दोस्त जेल से बाहर निकला, तब भी थाथा उनको लेने के लिए जेल पहुंचे और वहां से उन्हें लंच के लिए अपने साथ घर ले गए। दोनों के बीच के इस कोर्ट की सुनवाई ने कभी उनकी दोस्ती में कोई बदलाव नहीं लाया। लेखक का कहना है कि उनके थाथा अपनी ड्यूटी के बहुत पक्के इंसान थे। अपनी ड्यूटी निभाते हुए वो कभी भी किसी चीज की परवाह नहीं करते थे। एक बार थाथा को पता चला कि उनके कॉटेज से 30 किलोमीटर की दूरी पर किसी की मौत हो गई है। उस समय तो ज्यादा बस और गाड़ियों का भी आना जाना नहीं था, रात भी हो गई थी, लेकिन थाथा इन सब से कहां घबराने वाले थे। उन्होंने जब एक बार ठान लिया कि उनको जाना है तो जाना ही है, और इसलिए उस रात थाथा घुड़सवारी करते हुए उस इंसान के अंतिम दर्शन करने पहुंच गए थे। लेखक कहते हैं कि अगर थाथा को इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी और सच्चाई की मूरत कहा जाए तो ये बहुत हद तक सही भी होगा, और उनके इन्हीं गुणों ने लेखक के पिता के.एम. करियप्पा को भी उसी तरह बनने की प्रेरणा दी। करियप्पा के अनुसार उनके पिता यानी लेखक के थाथा एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जिन्हें द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी कहा जा सकता है। थाथा किसी भी तरह के अन्याय के सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते थे, चाहे हिपोक्रेसी हो या फिर रिश्वतखोरी। इन सब से थाथा को बहुत ज्यादा नफरत थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी उसूल के साथ बिताया कि अपनी जिंदगी अपने दम पर जीनी चाहिए, कभी भी किसी से फेवर नहीं लेना चाहिए। उन्होंने अपने बेटों को भी हमेशा यही बात सिखाई है। लेखक के.सी. करियप्पा कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता को हमेशा थाथा को याद करते हुए देखा है। उनका मानना था कि उनके पिता ने हर वो जिम्मेदारी निभाई है जिससे कोडागू शहर का भला हो। इसके अलावा लेखक कहते हैं कि उनके पिता के.एम. करियप्पा ने अपने पिता से डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी की सीख भी बहुत अच्छी तरह पाई थी। थाथा हमेशा एक जोधपुरी कोट और पैंट पहना करते थे, और साथ ही जब भी घर से बाहर जाते थे सिर पर एक पगड़ी भी पहन लेते थे। उन्होंने अपने बेटों को भी यही पहनावा सिखाया था। घर के आसपास के बच्चे उन्हें राम राम थाथा के नाम से जानते थे। के.एम. करियप्पा हमेशा एक घटना को याद करते थे, जिसके अनुसार वो 17वीं राजपूत रेजिमेंट में तैनात थे और इसी दौरान छुट्टियों में लेखक और उनकी मां को लेकर अपने घर आए थे। एक शाम ऐसा हुआ कि करियप्पा अपनी पत्नी के साथ किसी से मिलने गए और उन्हें घर आने में देर हो गई। तब तक थाथा अपने रात का खाना खा चुके थे। उस दिन थाथा ने सीधे मुंह करियप्पा से कह दिया कि चाहे वो रेजिमेंट के कितने भी बड़े अफसर क्यों ना हो, इस घर में वो थाथा के बेटे हैं और इसलिए उन्हें इस घर के नियम मानकर चलना होगा। इसके बाद करियप्पा ने उनसे देर से आने के लिए माफी मांगी थी। जब लेखक के पिता के.एम. करियप्पा सेंट्रल हाई स्कूल में भर्ती हुए, तब उनकी मुलाकात उन अंग्रेजों से हुई जिनसे बाद में जाकर उन्होंने ट्यूशन लिया। करियप्पा अंग्रेजों के रहन सहन और पहनावे से बहुत इंप्रेस हुए थे। तब उन्होंने ठान लिया कि वो भी अब ऐसे ही बनेंगे, खुद को भी इतना ही वेल मेंटेन रखेंगे। इसके बाद करियप्पा ने पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट और टेनिस के मैदान में भी अपना कमाल दिखाया और एक ऑलराउंडर छात्र बन गए। पहले वर्ल्ड वॉर का समय था और उस समय कुडावा वंश के छोटे से छोटे लड़के के मन में भी सिर्फ देशभक्ति की ही भावना पनप रही थी। थाथा को तब भी अपने बेटों के भविष्य की थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी। इतना ही नहीं, जब से करियप्पा मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज जाने लगे थे, तब से उनके मन में तो बस आर्मी अफसर बनने का जुनून सवार था। कॉलेज में रहते हुए उन्होंने देखा कि कई अंग्रेज सेना में भर्ती के लिए भारतीयों को मौका दे रहे हैं। अब के.एम. करियप्पा के सेना में भर्ती होने के रास्ते में एक ही चुनौती थी, जिसे पार करना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा था। लेकिन वो मुश्किल क्या थी और क्या वो हल हुई या नहीं, ये हम आपको इस किताब की चर्चा के अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए आप सुनते रहिए कुकू FM। आर्मी में पहला कदम। जैसा कि आप लोगों ने इस किताब की चर्चा के पिछले एपिसोड में चुना कि सेना में भर्ती होने के लिए लेखक के पिता के.एम. करियप्पा को अपने पिता यानी थाथा को मनाने की जरूरत थी और इसके लिए उन्हें बहुत मेहनत भी करनी पड़ी। लेकिन आखिरकार थाथा मान गए। साल 1918 में जब नौजवानों के सेना में भर्ती के एप्लीकेशंस लिए जाने लगे, तब थाथा करियप्पा को अपने साथ लेकर इंग्लिश चीफ कमिश्नर मिस्टर H.V. कॉब के पास पहुंचे। बाकी बच्चों का इंटरव्यू भी कॉब ही ले रहे थे। वहां 50 वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए 70 दावेदार मौजूद थे, जिसमें से कोडागू से आने वालों के लिए एक ही सीट रखी गई थी। इससे इतना तो साफ हो गया था कि वहां इंटरव्यू के लिए आए हुए हर बच्चे और उसके पिता का
बाकी सारे बच्चों और पिताओं के साथ बहुत टफ कंपटीशन था। हर एक पिता चीफ कमिश्नर को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगा हुआ था। कोई अपनी अंग्रेजी सुनाकर तो कोई अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाकर। हर कोई इस सीट को पाना चाहता था, लेकिन आखिरकार चीफ कमिश्नर सबसे ज्यादा जिससे इम्प्रेस हुए वो थे करियप्पा के पिता। इसलिए उन्होंने इस सीट के लिए करियप्पा को ही चुना। इसके बाद करियप्पा को बस एक रिटन एग्जाम में बैठने की जरूरत थी और इसके बाद एक सिलेक्शन कमेटी के सामने पेश होने की। लेकिन करियप्पा के पिता यानी थाथा ने वहां भी सबको इम्प्रेस कर दिया और करियप्पा को 1 जून 1918 को इंदौर के डॉली कॉलेज के टेम्परेरी स्कूल फॉर इंडियन कैडेट्स आने के लिए कहा गया। लेखक कहते हैं कि इसके बाद सालों तक कॉब और थाथा में काफी अच्छे संबंध बने रहे और जब लेखक का जन्म हुआ तो कॉब उनके गॉडफादर भी बने। करियप्पा के बाकी भाइयों में से अय्यन्ना एक कॉफी प्लांटर बने और एक कंपनी में नौकरी ढूंढ ली। अय्यन्ना का जीवन कोडागू में ही बीता था। अय्यन्ना के 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। इसके अलावा नंजप्पा ने कभी शादी नहीं की और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी और ट्रेजरर के पद पर काम करते रहे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को शुरुआती दौर में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। नंजप्पा एक बेहतरीन खिलाड़ी भी थे। उन्हें क्रिकेट, हॉकी और टेनिस में हरा पाना सबके बस की बात नहीं थी। इसके कुछ सालों के बाद उनकी दिलचस्पी ब्रिज के खेल में हुई। करियप्पा की दोनों बहनों में से बड़ी वाली ने पोनप्पा से शादी की, जो मैंगलोर के एक्साइज इंस्पेक्टर का काम करते थे। उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा था। छोटी बहन बोलाम्मा, जिसे केसी करियप्पा बोलू आंटी कहकर पुकारते थे, उन्होंने एक फॉरेस्ट ऑफिसर से शादी की जिसका नाम चिंगप्पा था। बोलू आंटी ने साल 1930 में हुए जापानी हमले के पहले अपना बहुत समय अंडमान निकोबार आइलैंड में बिताया था। चिंगप्पा को राय बहादुर की उपाधि भी मिली थी। वो इतने मशहूर थे कि अंडमान में उनके नाम का एक छोटा आइलैंड भी रखा गया था। बोलाम्मा और उनके पति के 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। लेखक का कहना है कि उनके पिता के.एम. करियप्पा ने अपने बड़े भाई होने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। वो अपने माता पिता और भाई बहनों से बहुत प्यार करते थे। हालांकि छोटी छोटी चीजों को लेकर उनमें झगड़े भी बहुत होते थे, लेकिन इसका असर कभी भी उनके रिश्तों पर नहीं पड़ता था। करियप्पा और उनके भाई बहनों में ये प्यार आखिर तक बना रहा था। लेखक के पिता के लिए आर्मी का एक्सपीरियंस बिल्कुल नया सा था और उन्हें इसके साथ खुद को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम भी लग रहा था। पूरा माहौल ही उनके लिए थोड़ा अलग था, क्योंकि उनके बहुत सारे साथी कैडेट्स सोसाइटी के बहुत ऊंचे दर्जे से भी आए हुए थे। कुछ तो बड़े ही एरिस्टोक्रेटेड थे और कुछ राज्यों के ऊंचे पद पर काम कर रहे लोगों के बच्चे थे। सभी बच्चों में और करियप्पा में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल और सोशल गैप था। कहां वो वीआईपी के बच्चे और कहां साधारण से थाथा का बेटा के.एम. करियप्पा। भले ही थाथा पैसों के अमीर न हो, लेकिन वो अपने उसूलों से बाकी कईयों से अमीर मालूम होते थे। शुरुआती दिनों की कई मुश्किलें संभालने के बाद करियप्पा को ये एहसास होने लगा कि अगर उन्हें सबके बीच में चमकना है तो कुछ करके दिखाना होगा। हालांकि उनके क्रिकेट और हॉकी के स्किल्स ने अब तक उनके साथियों की नजरें चुरा ली थीं। साथ ही उनमें एक बेहतरीन लीडरशिप की प्रतिभा भी थी, जिससे सभी काफी इंप्रेस हो जाते थे। साल 1919 के 1 दिसंबर को करियप्पा 2nd बटालियन कार्नेटिक रेजिमेंट के तहत कोडागू में पोस्टेड हुए और उन्हें सर्विस नंबर IA 927 अलॉट किया गया। इस सर्विस में 3 महीनों का वक्त बिताने के बाद उन्हें 2nd या 125 नेपियर्स राइफल में ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसका नाम बाद में बदलकर 5th राजपूताना राइफल्स कर दिया गया था। नेपियर्स राइफल्स में रहते हुए करियप्पा ने इराक में ड्यूटी निभाई और फिर 2 साल के बाद भारत वापस आकर एक नया रेजिमेंट ज्वाइन किया। ये रेजिमेंट प्रिंस वेल्स का 7th डोगरा रेजिमेंट था। उन लोगों की पोस्टिंग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हुई थी, जहां वो देश की रक्षा के लिए तैनात किए जाते थे। इसके कुछ दिनों बाद ही करियप्पा ने बैप्टिज्म अपना लिया था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में रह रहे पठान काफी अच्छे योद्धा माने जाते थे। उन सब में एक बहुत बेहतरीन एकता भी थी, जो उन्हें अन्य सेनाओं से अलग बनाती थी। लेखक के पिता, जो अब लेफ्टिनेंट करियप्पा के नाम से जाने जाने लगे थे, उन्हें भी एक बार जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अपने कॉन्वॉय के साथ ऐसे योद्धाओं का सामना करें। हालांकि इसके कुछ ही समय बाद उनका ट्रांसफर एक बार फिर 7th राजपूत रेजिमेंट के 1st बटालियन में कर दिया गया था,
इस रेजिमेंट को क्वीन विक्टोरिया का लाइट इन्फेंट्री भी कहा जाता था। इस ड्यूटी के दौरान कुछ समय के लिए करियप्पा उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में भी रहे थे। धीरे धीरे अंग्रेज सेना के साथ भारतीयों की भी बनने लगी थी। ऐसा इसलिए हो पाया था क्योंकि अंग्रेजों को रोमन हिंदुस्तानी सीखने के लिए उनकी मदद लेनी ही पड़ती थी। भारतीय सेना में रहते हुए लेखक के पिता कई अंग्रेजी परिवारों के संपर्क में आए थे, जिन्होंने उनका एक निकनेम रखा था जो कीपर था। ऐसा निकनेम देने का कारण यह था कि अंग्रेजी महिलाओं को उनके नाम को प्रोनाउंस करने में बड़ी मुश्किल होती थी। यह निकनेम आगे जाकर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने भी इस्तेमाल किया था, जब करियप्पा के साथ उनकी गहरी दोस्ती हुई थी। इन सब नामों के अलावा भी उनके दोस्तों और परिवार द्वारा करियप्पा को कैरी और बोजी मावा कहकर भी बुलाया जाता था। सेना में रहते हुए धीरे धीरे करियप्पा की अंग्रेजों के साथ अच्छी भली दोस्ती हो गई थी। पोलो, पेपर चेस के साथ ही हॉकी और क्रिकेट में भी वो अपना कमाल दिखाते रहते थे। करियप्पा चाहे कहीं भी क्यों न रहे, अपने घर पर पैसे भेजने में कभी देर नहीं करते थे। साथ ही कुछ पैसे वो अपने ग्रैंड टूर के लिए भी बचा कर रखते थे। साल 1924 तक करियप्पा ने अपने वर्ल्ड टूर के लिए अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे। इसलिए जरा सी भी देर न करते हुए उन्होंने सिंगापुर, चीन और जापान होते हुए दुनिया घूमने का अपना सफर उसी साल शुरू कर दिया। कई देशों में तो उन्हें जासूस भी समझा गया था, लेकिन बाद में उनकी ये गलतफहमी दूर हो गई। जब वो जापान में थे तब उन्हें अम्मया थाई की मौत की खबर मिली थी। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड जाने से पहले यूएसए और कनाडा का भी दौरा किया था। इस सफर के ठीक 30 सालों के बाद जब करियप्पा ऑस्ट्रेलिया में थे तब थाथा की भी मृत्यु हो गई। जब करियप्पा भारत लौटे तो उन्हें मदिकेरी भेज दिया गया ताकि वो लॉर्ड इरविन के कैंप में हिस्सा ले सकें। ये उस समय की बात है जब लॉर्ड इरविन मदिकेरी जाने वाले थे। थाथा अपनी मृत्यु के पहले तक लेखक के पिता की सफलताओं से बहुत खुश थे। इतना ही नहीं, करियप्पा अब कोडागू के मोस्ट एलिजिबल बैचलर बन चुके थे। उनकी शादी के लिए लड़कियां भी ढूंढी जा रही थीं, लेकिन उस समय करियप्पा ने शादी सेना से ही कर रखी थी। उनके ऊपर के अफसरों ने भी ये नियम बना रखा था कि कोई भी अफसर 25 की उम्र से पहले शादी नहीं करेगा। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि वो अपनी पूरी एनर्जी देश की सेवा में लगा सके। करियप्पा के सेना के करियर का अगला इंपॉर्टेंट फेज तब आया जब साल 1932 में वे स्टाफ कॉलेज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे। उन्हें इस दौरान ब्रिटिश कोल्ड स्ट्रीम गार्ड्स के साथ ट्रेनिंग करने का मौका भी मिला था। इस यूनिट के स्मार्टनेस और प्रोफेशनलिज्म से लेखक के पिता इतने इम्प्रेस हुए थे कि उन्होंने बहुत सालों बाद इसी तरह का एक ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स बनाने का निश्चय किया था। करियप्पा ने इस टीम के लिए खुद अच्छे अफसरों का चुनाव किया था। भारतीय सेना के बटालियनों में से पहले 4 बटालियनों का निर्माण लेखक के पिता ने ही करवाया था। उस समय अफसरों को चुने जाने के लिए एक बहुत मुश्किल रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था। इस चुनौती को पार करने की जिम्मेदारी करियप्पा पर भी थी। इस दौरान उन्होंने कई ट्रूप्स के साथ गांवों में वक्त बिताया था और ब्रिटिश आर्मी के 2 यूनिटों के साथ उन ट्रूप्स की ट्रेनिंग भी की थी। भारतीय सेना में अपने कदम रखने के बाद केएम करियप्पा के जीवन का एक और जरूरी कदम था लेखक की मां से उनकी शादी, जिसके बारे में सुनने के लिए आइए चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। करियप्पा की शादी। आखिरकार अपनी ट्रेनिंग के बाद करियप्पा ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ क्वेटा के स्टाफ कॉलेज से एग्जाम पास कर लिया। अब तक उनको कमीशन के 13 सालों से ज्यादा का वक्त हो चुका था और इसलिए उन्हें अपनी बटालियन को लीड करने की जिम्मेदारी भी दी गई थी। इस कोर्स के खत्म हो जाने के बाद करियप्पा को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भेज दिया गया था। पहले तो करियप्पा को अपनी इस पोस्टिंग से थोड़ा एतराज था, लेकिन धीरे धीरे उनका मन वहां लग गया था। इसके बाद साल 1936 में उनकी पोस्टिंग बोलाराम हैदराबाद में हो गई जब वो 37 साल के थे। अब तो थाथा ने भी लेखक के पिता को शादी करने के लिए कह दिया था और इसलिए करियप्पा भी तैयार हो गए। तब करियप्पा की शादी के लिए एक लड़की के घर वालों को फोन किया गया। कहा जाता है कि कोडागू में इस लड़की के घर के सामने से होते हुए एक बार करियप्पा अपने किसी दोस्त के घर गए थे, जहां उन्होंने इस लड़की को देखा था। वो बेहद खूबसूरत थी। वो लड़की उन्हें पसंद भी आई थी, लेकिन तब वो अपने पिता के सामने कुछ कह भी नहीं सकते थे। इसलिए करियप्पा ने उस लड़की के घर वालों से संपर्क किया जिनके घर वो सुंदर सी लड़की रहती थी। इसके बाद करियप्पा की मुलाकात मुथु यानी लेखक की मां से हुई, जिनके पिता का नाम मनिया पंडा मचिया था। मुथु के पिता मैसूर राज्य के कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे।
उस समय मुत्तू की उम्र महज 17 साल की थी। 4 बहनों में दूसरी बहन जिन पर करियप्पा का दिल आया था। ये सब देखते हुए जल्द ही मिस्टर मचिया ने लेखक के पिता का रिश्ता भेजा गया। लेखक की मां बेहद खूबसूरत थीं और उन्हें आवा गार्डनर भी बहुत पसंद करती थीं। ये बात बाद में मिली उन दोनों की तस्वीरों से साबित होती है। जब साल 1937 के 14 मार्च को दोनों की शादी हुई, तब उन दोनों की बैंगलोर में ट्रेडिशनल के साथ साथ एक रजिस्टर्ड शादी भी हुई। उस समय लेखक की मां बहुत छोटी थीं, इसलिए शादी के तुरंत बाद उन्हें करियप्पा के साथ नहीं भेजा गया था। करियप्पा की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी ने टेनिस, बॉलरूम डांसिंग और स्विमिंग के लेसन्स लेने शुरू किए ताकि वो अपने पति के काबिल बन सकें और सोसाइटी में अपनी जगह बना सकें। अगले साल 14 जनवरी को लेखक का जन्म हुआ। तब उनकी मां एक मां की जिम्मेदारियों के लिए काफी छोटी थीं। करियप्पा ने अपनी डायरी में कई बार अपने बेटे के लिए चिंता व्यक्त की थी, जिसे लेखक ने बाद में पढ़ा था। लेखक की जिंदगी के शुरुआती सालों में उन्होंने अपने पिता के साथ ऊटी, क्वेटा, लाहौर, कोडागू और हैदराबाद जैसे कई जगहों का दौरा किया था। साल 1942 में जब करियप्पा अपनी पत्नी के साथ हैदराबाद में थे, तब उनकी ब्रिगेडियर सी सूबिया और उनकी पत्नी से काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। ब्रिगेडियर उस समय निजाम की सेना में थे। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी लेखक की मां की दूर की रिश्तेदार भी थी, इसलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ले ली कि वो लेखक की मां को सोसाइटी के तौर तरीके सिखाएंगी। इसके कुछ समय बाद करियप्पा को निजाम ने अपनी एक बड़ी पार्टी में इनवाइट भी किया था। लेखक के अनुसार उनके पिता जैसे कई अफसरों को इस पार्टी का निमंत्रण नहीं मिल पाया था, लेकिन उनके पिता इस पार्टी का हिस्सा बने थे। निजाम के बेटे ने लेखक की मां को कहीं देखा था और उन्हें नियंत्रण भिजवाने की बात कही थी। ब्रिगेडियर सूबिया और उनकी पत्नी के साथ लेखक के माता पिता भी इस पार्टी में गए। इसके कुछ सालों बाद करियप्पा ने अपनी बेटी की शादी ब्रिगेडियर सूबिया के बेटे के साथ की थी। हालांकि जब 3 दिसंबर 1939 को इराक में युद्ध शुरू हुआ, तब करियप्पा की पोस्टिंग वहां के 10th इंडियन डिवीजन में की गई थी। साल 1940 में वो इराक और सीरिया भी गए, जहां उन्होंने अपने शत्रुओं का डट कर मुकाबला किया। इसके बाद उन्हें 8th आर्मी में पोस्टेड किया गया और हैदराबाद लौटते हुए उन्हें 17th राजपूत रेजिमेंट की कमांड दे दी गई। अगले 1 साल तक उसी पद पर काम करने के बाद करियप्पा की अगली पोस्टिंग कोलकाता के आर्मी के ईस्टर्न कमांड में हुई। साल 1944 में लेखक के पिता को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं साल 1994 में उनकी बेटी नलिनी को भी यही पुरस्कार अपने ब्रिटिश हाई कमीशन में काम करने के लिए मिला था। साल 1946 में लेखक के पिता को ब्रिगेडियर बना दिया गया और फिर एक बार नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भेज दिया गया, इस बार बन्नू ब्रिगेड को कंट्रोल करने के लिए। लेखक के अनुसार स्वर्गीय एयर मार्शल AR पंडित, जो उस समय बहुत ही बदमिजाज और ओवर कॉन्फिडेंट अफसर थे, उन्होंने करियप्पा के इस करियर में अपनी एक अलग और बहुत ही इंटरेस्टिंग भूमिका निभाई थी। एक बार उनके कंधे पर यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वे रमजाक से बन्नू तक करियप्पा को वापस लेकर आएंगे। हालांकि उस समय के स्क्वाड्रन लीडर बाबा मेहर सिंह ही लेखक के पिता के पायलट हुआ करते थे। लेकिन उस दिन AR पंडित जब लेखक के पिता को लेकर बन्नू लौट रहे थे, तो कीपर के रेपुटेशन को देखते हुए वो बड़ा नर्वस हो गए थे और एक बार के लिए तो ऐसा लग रहा था कि वो दोनों सही सलामत पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन करियप्पा के दिमाग की मदद से दोनों सही सलामत बन्नू तक पहुंचे थे और इसके बाद से कई बार एयर मार्शल पंडित लेखक के पिता के पायलट बन उनके साथ गए थे। इस घटना के कई सालों बाद एयर मार्शल पंडित, जो अब एयर ऑफिसर कमांड इन चीफ बन चुके थे, उनकी मुलाकात करियप्पा से एक ट्रेनिंग के दौरान हुई थी। उन्हें देखते ही लेखक के पिता करियप्पा को उस सोर्टी की बात याद आ गई और उन्होंने पंडित से पूछा, आप वही यंग पायलट है ना जिन्होंने जानबूझकर मेरा रास्ता घुमा दिया था? बन्नू में इसी दौरान करियप्पा ने यह तय कर लिया था कि वो पठानों का दिल जीत कर ही रहेंगे। ऐसे ही एक दिन जब करियप्पा किसी लोकेशन पर जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि बहुत सारी महिलाएं इतनी गर्मी में अपने सिर पर मटकियां लिए कहीं जा रही हैं। उनसे पूछने पर करियप्पा को पता चला कि आसपास कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पानी मिल सके, इसलिए तो उन महिलाओं को इतनी दूर से पानी लेने जाना पड़ता है। उन महिलाओं की बात सुनकर अगले ही दिन करियप्पा ने उस इलाके में कुएं खोदने का काम शुरू करवा दिया था। इसके कुछ दिनों बाद से ही उस इलाके में पानी आना शुरू हो गया और कुछ पठान करियप्पा से मिलने उनके क्वार्टर पहुंचे।
जब करियप्पा बाहर आए तो उन पठानों में से एक अपने घोड़े पर से उतरकर सामने आया और उन्हें गले लगा लिया। इसके बाद से कहा जाता है कि पठान करियप्पा को अपना मसीहा मानने लगे थे। बन्नू में करियप्पा को ज्यादा दिनों तक रहने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इससे पहले ही उनकी पोस्टिंग आर्मी के रीऑर्गेनाइजिंग कमेटी के काम के लिए देहरादून हो गई। ये वही वक्त था जब काम की वजह से लेखक के पिता का निजी जीवन खतरे में था। जब करियप्पा देहरादून आए तो उनकी पत्नी भी लेखक और उनकी बहन नलिनी के साथ वहां आकर रहने लगी थी। लेकिन करियप्पा एक जगह कहां टिक पाते थे, उन्हें इधर उधर जाना पड़ता और घर पर उनकी कम उम्र की खूबसूरत बीवी अपने दोनों बच्चों को संभाल रही थी। ऐसा करते करते दोनों के रिश्तों में तनाव पैदा होने लगा और आखिरकार साल 1946 में उन दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया। माता पिता के तलाक के बाद लेखक और उनकी बहन दोनों अपनी बोलू आंटी के पास देहरादून में ही रहने लगे। बोल्लम्मा के पति चिंगप्पा यहीं के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर थे। जब साल 1946 में लेखक और नलिनी से मिलने के लिए उनके पिता देहरादून आ रहे थे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें वो बाल बाल बचे थे। कुछ दिनों तक जनरल हॉस्पिटल में रहने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद चिंगप्पा का ट्रांसफर अंडमान में हो गया और नलिनी भी उनके साथ चली गईं। लेखक तब अपने पिता के पास दिल्ली चले गए और वहां के दिल्ली पब्लिक स्कूल में भर्ती हो गए। दिल्ली पब्लिक स्कूल को उस दौरान नवीन भारत हाई स्कूल कहा जाता था। लेखक के अनुसार जब वो दिल्ली में अपने पिता के साथ रहते थे उस समय उनकी मां एक बार उनसे मिलने आई थी। उनके साथ मिस्टर और मिसेस DS नलवा भी मौजूद थे, जो लेखक की बहन नलिनी के गॉड पेरेंट्स बने थे। हालांकि इसके बाद अपनी मां को केसी करियप्पा और उनकी बहन नलिनी ने कभी नहीं देखा, क्योंकि साल 1954 में मदीकेरी में हुए एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। ये उस समय की घटना थी जब करियप्पा ऑस्ट्रेलिया में थे और उनकी बेटी नलिनी और लेखक को यह खबर दी ही नहीं गई थी। लेखक के पिता तलाक के बावजूद अपनी सास का बहुत ख्याल रखते थे और उनसे मिलने भी जाया करते थे। लेखक की नानी तब तक रोशन आरा में उनके साथ ही रहती थीं, जब तक साल 1953 में करियप्पा रिटायर नहीं हुए थे। इसके बाद वो एक अलग घर में चली गईं, लेकिन अपने दामाद और पोते से उनकी मुलाकात आए दिन होती ही रहती थी। ये तो हुई KM करियप्पा की शादीशुदा जिंदगी के सफर की बात। अपने पिता के बारे में लिखी हुई एयर मार्शल KC करियप्पा की इस किताब पर आगे चर्चा करते हुए हम आपको बताएंगे कि आगे जाकर आर्मी में उन्हें कौन सी उपलब्धियां हासिल हुई थीं। तो चलिए चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। आर्मी में करियप्पा के आगे का सफर 1946 से 1953। साल 1947 के जनवरी महीने में लेखक के पिता को इंपीरियल डिफेंस एकेडमी के एक कोर्स के लिए लंदन जाना पड़ा था। इंपीरियल डिफेंस एकेडमी अब रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के नाम से जाना जाता है। करियप्पा के साथ उनके इस सफर में ब्रिगेडियर JN चौधरी, मेसर्स NN वांचू और इंडियन सिविल सर्विसेज के AT नकवी जैसे कई और भारतीय शामिल थे। बाद में ब्रिगेडियर चौधरी साल 1949 में हैदराबाद में बढ़ रहे रजाकारों को संभालने के लिए मशहूर हुए थे, जिसके बाद उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया था। इस कोर्स को अटेंड करने के दौरान कई बार करियप्पा को सब कॉन्टिनेंट से जुड़े कई मसलों पर डिस्कशन के लिए बुलाया जाता था। इसमें उनके साथ कमांडेंट जनरल WJ सलीम भी मौजूद होते थे, जिन्होंने इससे पहले युद्ध के दौरान बर्मा देश के कमांडर का रोल निभाया था। उनके साथ फील्ड मार्शल BL मैंटगो मेरी और ब्रिटिश आर्मी के कमांडर इन चीफ भी शामिल थे। जब इस कोर्स को खत्म करके लेखक के पिता देश वापस आए तो यहां आते ही उनका सामना सामुदायिक दंगों से हुआ, जो आजादी के बाद से ही देश में आग की तरह फैल रहा था। तब उन्होंने इस विषय पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी भी लिखी और उनसे ये आग्रह किया कि कम से कम आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा न किया जाए। हालांकि कुछ हद तक नेहरू उनके इस मशवरे से सहमत तो थे, लेकिन ये बंटवारा रोकने के लिए वो कुछ नहीं कर सकते थे। इस दौरान करियप्पा ने अहिंसा को लेकर कई बार अपने विचार लोगों के सामने ये कहते हुए रखा कि एक शक्तिशाली मिलिट्री जहां देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर चलती है, वहीं इसके अलावा भी कई और चीजें हैं जिनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि इंडियन आर्मी सिर्फ लोगों की रक्षा करने के लिए ही नहीं, बल्कि आर्मी तो हर भारतीय को दोस्त बनाना चाहती है, क्योंकि इंडियन आर्मी लोगों के लिए बनी है।
किसी तरह से लेखक के पिता करियप्पा की अहिंसा को लेकर ये सोच महात्मा गांधी तक पहुंची थी, जिन्होंने अपने अखबार हरिजन में इस बात को लेकर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई थी। साल 1947 के बीचों बीच आईडीसी में चल रहे अपने कोर्स के दौरान ही करियप्पा को आर्मी रिकंस्टिट्यूशन कमेटी का मेंबर बनने के लिए भारत वापस बुला लिया गया था। इस कमेटी का सदस्य होने के नाते ये लेखक के पिता का दायित्व था कि हर एस्टेब्लिशमेंट और इंस्टीट्यूशंस का ठीक से ध्यान रखा जाए और उन्हें सही तरह से ऑर्गेनाइज्ड किया जा सके। जब करियप्पा भारत लौटे तो उनकी बहन बोलम्मा ने उनसे पूछा था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया या क्या कर दिया जिससे महात्मा गांधी उन पर इतने नाराज हो गए। तब लेखक के पिता ने उन्हें बताया कि वो तो कभी गांधी जी से मिले ही नहीं, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी है कि उनकी बातों को सुनकर बापू ने उस पर अपना कमेंट दिया। इसके बाद उन्होंने गांधी जी से मिलने के लिए उसी साल 14 दिसंबर को अपॉइंटमेंट लिया और दिल्ली के बिरला हाउस पहुंचे। लेकिन उस दिन गांधी जी का मौन व्रत था और वो अपने चरखे पर बैठे थे जब करियप्पा ने उनके पास जाकर उनकी बातों के लिए बापू से माफी मांगी और भारत में आजादी के लिए उनकी भूमिका का धन्यवाद भी किया था। साथ ही उन्होंने बापू को यह भी बताया कि अब वो रांची जा रहे हैं, जहां उन्हें ईस्टर्न कमांड का दारोमदार संभालना है, इसलिए वो उनका आशीर्वाद लेने आए थे। करियप्पा की सारी बातें सुनने के बाद गांधी जी ने उन्हें एक नोट लिखकर दिया जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे लगता है कि तुम्हें यह जरूर पता होगा कि मैंने तुम्हारे बारे में हरिजन में क्या लिखा था। तब लेखक के पिता ने हामी भरते हुए कहा कि उन्हें सब पता है और वो आभारी हैं कि बापू ने उनकी कही बातों पर ध्यान दिया और उन्हें सुना। इस मुलाकात के बाद करियप्पा वहां से चले गए और इसके कुछ समय बाद जब फिर उनकी मुलाकात हुई तो गांधी जी ने उनसे चप्पल खोलने का कारण पूछा। तब करियप्पा ने बताया कि जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो भगवान का दर्जा रखता हो तो चप्पल खुली ही होनी चाहिए। रांची में थोड़े समय बिताने के बाद करियप्पा को दिल्ली के ईस्ट पंजाब कमांड में भेज दिया गया, जिसे वेस्टर्न कमांड भी कहा जाता था। यही वेस्टर्न कमांड साल 1947 में कश्मीर के युद्ध में भी शामिल थी। साल 1948 के 18 जनवरी को एक बार फिर करियप्पा ने गांधी जी से आग्रह करते हुए कहा था कि मुझे उम्मीद है कि आप अहिंसा से कश्मीर का मसला जल्द ही हल कर लेंगे। यूं तो ये आग्रह कम और ताना ज्यादा लग रहा था, लेकिन शायद गांधी जी ने यह सुनने के बाद कहा होगा कि आप एक बार फिर मुझसे आकर मिलें। लेकिन अफसोस, इसके बाद करियप्पा और बापू का मिलना संभव नहीं हो पाया था। इसके बाद करियप्पा सीधे 31 जनवरी को अमृतसर होते हुए दिल्ली गांधी जी के अंतिम संस्कार के लिए आए थे। हालांकि वो यहाँ एक जरूरी काम से ही आए थे। यहाँ उनकी मुलाकात एक सीनियर अफसर से हुई और एक इंक्वायरी भी बिठाई गई, क्योंकि इस तरह से गांधी जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के बीच एक हिंसा की संभावना दिखाई पड़ रही थी। करियप्पा ने तब ब्रिगेडियर मोहिंदर सिंह से कहा कि सभी पार्टियों को ये मैसेज पहुंचाया जाए कि ऐसी स्थिति में अपना आपा न खोएं और देश में शांति बनाए रखें। इस घटना को अपनी डायरी में दर्ज करते हुए करियप्पा ने लिखा था, जब मैं गांधी जी के अंतिम संस्कार में पहुंचा तो वो दृश्य ही बिल्कुल अनूठा था। इतने लोग, इतनी भीड़, बापू के लिए इतना प्यार। सभी लोग करीब 2 मील चलकर अंतिम यात्रा में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इसके बाद आने वाले कुछ महीनों में लेखक के पिता बहुत व्यस्त रहे, क्योंकि भारत की आजादी के बाद से ही कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। 22 अक्टूबर को पाकिस्तानी सेना के समर्थन से कुछ लोगों ने राज्य पर हमला भी कर दिया। कई दिनों तक लगातार हलचल के बाद उस समय जम्मू कश्मीर के राजा ने आखिरकार इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू इंडिया का एग्रीमेंट साइन कर ही दिया। भारतीय सेना की दखलंदाजी के कारण ही कश्मीर पर हुआ हमला संभाला जा सका था। इस दौरान लेखक के पिता करियप्पा पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो सभी लोगों के साथ घुले मिलें और उनकी बातों को समझने की कोशिश करें। ऐसे ही एक दौरे के दौरान करियप्पा कुरुक्षेत्र पहुंचे थे, जो उस समय पाकिस्तान से आए रिफ्यूजियों का इलाका हुआ करता था। वहां के मैटरनिटी वार्ड में लेखक के पिता ने 150 नए बच्चों को देखा था, जिसमें से कुछ तो अलमारियों में बंद थे और कुछ को बक्सों में रखा गया था, क्योंकि उनके लिए पालने नहीं लाए गए थे। करियप्पा इस दौरान बहुत मेहनत कर रहे थे और घर भी थके हारे लौटते थे। घर वाले उनकी हालत देखकर चिंता में पड़ जाते कि कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं है। एयरफोर्स के एक फंक्शन के दौरान सभी सीनियर अफसरों की बीवियों को श्रीनगर ले जाने की बात हुई थी। वो बीवियां अपने साथ कई सारी राहत की चीजें भी लेकर गई थीं।
उस समय करियप्पा खुद हर जगह जाकर सबका हालचाल पूछा करते थे। करियप्पा कभी हवाई जहाज से तो कभी ट्रेन से कश्मीर के लोगों तक पहुंचते थे। उनके साथ कई और अफसर भी होते थे जो अपने फेलो अफसर की इतनी एनर्जी देखकर हैरान रह जाते थे। कभी कभार अगर जीप से कहीं जाना होता तो लेखक के पिता इतनी जोर से गाड़ी चलाते थे कि पास बैठे फेलो अफसर को ऐसा लगता था कि कहीं करियप्पा के साथ चलने की नर्वसनेस से वो उम्र से पहले ही गंजे ना हो जाएं। लेकिन करियप्पा को इन सब चीजों की कहां फिक्र थी। यहां तक कि उनको तो अपनी सिक्योरिटी की भी कोई चिंता नहीं थी। वो तो जब जहां चाहते अकेले गाड़ी चलाकर पहुंच जाते। जहां एक तरफ दुश्मनों की भारी गोलाबारी चलती रहती तो वहीं दूसरी तरफ करियप्पा उसकी जरा सी भी चिंता न करते हुए निकल जाते। कमांडर इन चीफ बनने का सफर। लेखक केसी करियप्पा के पिता के.एम. करियप्पा ने साल 1949 की 15 जनवरी के दिन कमांडर इन चीफ का पद संभाला था। उस दौरान कमांडर होने का मतलब आर्मी, नेवी और एयर फोर्स तीनों दलों की कमांडिंग की जिम्मेदारी हुआ करती थी। करियप्पा के साथ इस पद के लिए 2 और नाम चुने गए थे, जिनमें पहला नाम जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह जी का था, जो जवानगर के जाम साहब के भाई थे, इसलिए पॉलिटिकली भी वे ही ज्यादा एलिजिबल थे। वहीं दूसरा नाम था डूंगरपुर के जनरल ठाकुर नाथू सिंह का, जो खुद भी राजपूत रेजिमेंट के ही सदस्य थे। उन्हें मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान माना जाता था, जिसमें किसी भी तरह का दिखावा नहीं था। लेकिन आखिरकार इस पद के लिए के.एम. करियप्पा को ही चुना गया था। उनके इस चुनाव में बाकी 2 नामों ने भी ये कहते हुए मदद की थी कि ज्यादा सीनियर होने के कारण कीपर यानी करियप्पा को ही कमांडर इन चीफ बनाया जाना चाहिए। के.एम. करियप्पा को सम्मानित करने के लिए 14 जनवरी की रात को दिल्ली के जिमखाना क्लब में एक शानदार पार्टी का आयोजन किया गया था। बोल्लम्मा की बेटी लीला भी इस पार्टी में लेखक के पिता के साथ मौजूद थी। लेखक का मानना है कि उस समय के प्रधानमंत्री ने खुद उनके पिता से कहा था कि उन्हें इस पार्टी को संभालने के लिए अपनी एक होस्टेस की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए करियप्पा ने लीला को अपने पास बुला लिया था। पार्टी से घर लौटने के बाद लीला ने ही करियप्पा के यूनिफॉर्म में 4 स्टार जनरल का बैज लगाया था। 15 जनवरी की सुबह करियप्पा अपने साथ नलिनी और लेखक को राजघाट ले गए थे ताकि हम सब गांधी जी की समाधि में उनको नमन कर सकें। उसके बाद से ही लेखक या उनकी बहन नलिनी अपने पिता से बहुत कम मिलने लगे। उनके पिता कई कई घंटों काम करते रहते थे और ट्रैवल करते थे। उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थीं और साथ ही बच्चों से उनकी दूरी भी। के.एम. करियप्पा के कमांडर इन चीफ का आगे का सफर कैसा रहा, ये हम आपको इस किताब की चर्चा के आगे के एपिसोड में बताएंगे। आप सुनते रहिए कुकू एफएम। कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा। लेखक केसी करियप्पा की माने तो कमांडर इन चीफ का पद संभालने के बाद उनके पिता के.एम. करियप्पा बेहद व्यस्त रहने लगे थे। अपने बच्चों के लिए भी उनके पास समय नहीं होता था। अगर उनके बच्चों के साथ उन्हें लंच करने तक की फुर्सत मिल जाती थी तो उसे ही बहुत मान लिया जाता था। करियप्पा को ठीक से सोने तक का समय नहीं मिलता था, इसलिए कभी वो चेयर पर ही सो जाते और अपने आसपास के लोगों से कहते कि 10 मिनट के बाद उन्हें जगा दें। जब से ये अनाउंसमेंट हुई थी कि के.एम. करियप्पा कमांडर इन चीफ का पद संभालने वाले हैं, तब से उन्हें बधाइयां देने का सिलसिला शुरू हो गया था। कई बड़े बड़े मशहूर लोग चिट्ठियां भेजकर करियप्पा को इस नए सफर की बधाई दे रहे थे। लेकिन इन सभी चिट्ठियों में से जो चिट्ठी उनके लिए सबसे खास थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की चिट्ठी थी, जिसे उन्होंने संभाल कर रखा था। जब सरदार पटेल गुजर गए तो करियप्पा बहुत मायूस हो गए थे। हैदराबाद के निजाम को जिस तरह से सरदार पटेल ने साफ कह दिया था कि वो उनकी कोई मनमानी नहीं सहने वाले हैं, इस बात से करियप्पा बहुत प्रभावित हुए थे और इसलिए वो मानते थे कि सरदार पटेल का होना देश के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। जब लेखक के पिता को कमांडर इन चीफ बनाया गया तब इस दुनिया के सबसे खुश और गर्वित इंसान थाथा ही थे। पहले तो वो अपने बेटे से मिलने जाने में थोड़ा शर्मा रहे थे, लेकिन आखिरकार कुछ दिनों बाद उन्होंने दिल्ली जाकर करियप्पा से मिलने का मन बनाया। साल 1951 में थाथा दिल्ली आए थे अपनी बड़ी बेटी मोनी के साथ। वो यहाँ ज्यादा दिन तो नहीं रुके, लेकिन अपने बेटे को इतना सफल देखकर वो बहुत खुश हुए थे। उस समय लेखक के पिता 4 किंग जॉर्ज एवेन्यू में रहा करते थे और अगले 4 सालों तक यही उनका आशियाना था। उन्होंने उस घर के गेट को सफेद रंग से रंगवाया था और उस घर का नाम व्हाइट गेट रखा था। इतना ही नहीं, इस घर के इंटीरियर को सजाने में करियप्पा की मदद
लेडी सोफी शोन ने खुद की थी, जो पहले ब्रिटिश हाई कमिश्नर की पत्नी थी। इसके बाद से ब्रिटिश हाई कमिश्नर बने सर आर्चिबाल्ड नई के साथ भी करियप्पा के इतने ही अच्छे संबंध थे। किंग जॉर्ज एवेन्यू को बाद में राजाजी मार्ग का नाम दे दिया गया था। वर्तमान में तो राजाजी मार्ग के उस घर की शक्ल सूरत बिल्कुल बदल सी गई है। अब उस घर के सामने बड़ी दीवारें और लंबे लंबे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। अब बाहर से करियप्पा का घर देख पाना मुमकिन नहीं होता। आज भी जब लेखक उस घर के सामने से गुजरते हैं तो उन्हें 50 साल पहले वाला वो घर याद आता है जिसमें वो रहा करते थे। साल 1949 में लेखक की बहन नलिनी अंडमान से वापस अपने पिता के पास लौट आई थी और अब वो लेखक के साथ नवीन भारत हाई स्कूल में पढ़ा करती थी। धीरे धीरे लेखक के पिता को ये एहसास हुआ कि उनके बिजी शेड्यूल के कारण जिस तरह से एक किशोर लड़की की परवरिश होनी चाहिए वैसी वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने मिसेस स्लेटर को नौकरी पर रख लिया। वो एक नेवी अफसर की मां थी और उन्हें नलिनी की गवर्नेस बनाया गया था। जब तक लेखक अपने पिता और बहन के साथ सनावर नहीं चले गए थे तब तक मिसेस स्लेटर उन लोगों के साथ रहती और नलिनी का खास ख्याल रखती थी। साल 1950 की जनवरी को लेखक को देहरादून के दून स्कूल भेज दिया गया था, लेकिन वहां लेखक ज्यादा दिन नहीं रहे क्योंकि उनके पिता को यह लगने लगा कि दोनों भाई बहन का एक स्कूल में रहना ही ज्यादा बेहतर है। तब लेखक को दून स्कूल से निकलवाकर करियप्पा ने उन्हें और नलिनी को लॉरेंस स्कूल में दाखिला दिलवा दिया जो शिमला के सनावर में था। ये नलिनी के लिए पहला बोर्डिंग स्कूल का तजुर्बा था, इसलिए बोलू आंटी कभी कभार उनसे मिलने आ जाया करती थी। जब लेखक के पिता साल 1953 में रिटायर हुए तब नलिनी ने सनावर का स्कूल छोड़ दिया और करियप्पा के साथ चली गई। इसके बाद उसने कुछ दिन तक लवडेल के लॉरेंस स्कूल में पढ़ाई की और फिर अपने पिता के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई। जब लेखक सनावर में थे तब उन्होंने अपने पिता से पियानो लेसन लेने की इच्छा जाहिर की थी। इस पर करियप्पा ने उन्हें वायलिन बजाना सीखने के लिए कहा था ताकि अपने साथ वो इस वायलिन को कहीं भी ले जा सकें। जैसा कि लेखक ने पहले ही बताया था कि उनके पिता ज्यादातर देश से बाहर ही होते थे, उनका ऐसा ही एक ट्रिप वेस्ट पॉइंट के यूएस मिलिट्री एकेडमी में भी साल 1948 में हुआ था। तब पहली बार करियप्पा ने द कैडेट प्रेयर देखा और उसको पढ़ा था। पहले उन्होंने खुद ही इसे पढ़ा और फिर बाकी सारे साथियों को भी पढ़ने के लिए कहा। इसी तरह एक बार यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर करियप्पा को एटॉन कॉलेज बुलाया गया था। जब उन्हें पूरा कॉलेज कैंपस घुमाकर दिखाया गया तो सारा कुछ देखने के बाद उन्होंने तय किया कि उस कॉलेज में कैनोइंग और मार्क्समैनशिप जैसे आउटडोर खेलों के लिए भी ट्रॉफी दी जानी चाहिए। इस बात का पता लेखक को इसलिए चला था क्योंकि साल 1988 में जब वो RCDS में अपना कोर्स पूरा कर रहे थे तब उन्हें इस कॉलेज में बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया था। और यहाँ की सबसे खास बात यह थी कि फंक्शन खत्म होने के बाद यहाँ एक अलग तरह का मार्च देखने को मिला जिसे उन्होंने करियप्पा मार्च का नाम दिया था। वहीं लेखक का यह भी कहना है कि दिल्ली में रहते हुए उन्हें ब्रिगेडियर हरनारायण सिंह और उनकी बीवी रानी आंटी से भी ढेर सारा प्यार मिला था। रानी आंटी की एक बहन भी थी शीला रे, जिनके पति को साल 1947-48 श्रीनगर में उनके साहस और जज्बे के लिए शहीद होने के बाद महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। शीला रे का घर यूं तो शिमला में था, लेकिन वो समय समय पर दिल्ली आया जाया करती थीं। हरनारायण सिंह का घर लेखक और उनकी बहन नलिनी के लिए जैसे दूसरा घर ही था। उनके बच्चे सरेना और सिमर नारायण भी लेखक और नलिनी की ही उम्र के थे। हर रविवार रानी आंटी उन सबको दिल्ली के कनॉट प्लेस के वोल्गा रेस्टोरेंट ले जाया करती और वहां जाकर आलू चिप्स और आइसक्रीम की ट्रीट देती थीं। इतना ही नहीं, इसके बाद वो सारे बच्चों को कॉमिक्स भी दिलवाती थीं। गर्मियों में सारे बच्चे मिलकर दिल्ली के जिमखाना क्लब में स्विमिंग भी करते और कभी कभी रानी आंटी छुट्टियों में सारे बच्चों को अपने साथ अपने पिता के पास शिमला लेकर जाती थीं। करियप्पा इतने व्यस्त रहते कि उन्हें बच्चों के साथ बिताने का जरा सा भी वक्त नहीं मिल पाता था, चाहे बच्चों की गर्मी की छुट्टियां हों या फिर सर्दी की। कमांडर इन चीफ का शेड्यूल हमेशा बिजी ही रहता था। कभी कभार जब उन्हें वक्त मिलता तो वो थोड़ा क्रिकेट या टेनिस खेलते थे। उन्होंने कमांडर इन चीफ वर्सेस डिफेंस मिनिस्टर की टीम के एक मैच की शुरुआत भी की थी। करियप्पा को घोड़ों का भी शौक था, बिल्कुल थाथा की तरह, और उनके पास एक घोड़ा भी था जो लाहौर में था।
मिड 70s में करियप्पा की दोस्ती बिली और मे विलियम्स नाम की दो कुंवारी महिलाओं से हुई थी। वो अक्सर इन दोनों से मिलने उनके घर जाया करते थे। अपना स्नेह जाहिर करने के लिए दोनों बहनों ने लेखक के पिता को उनका फैमिली बाइबल भी गिफ्ट किया था। करियप्पा अक्सर पोलो खेलते थे और इसी तरह एक बार जब वो नवाब पटौदी के साथ पोलो खेल रहे थे तब उनके बेटे टाइगर के जन्मदिन के दिन ही उनके नवाब की मौत हो गई थी। आर्मी और आर्मी वालों के अलावा बच्चे भी लेखक के पिता करियप्पा का एक और प्यार थे। लेखक का मानना है कि उनके पिता किसी भी बच्चे को रोता हुआ नहीं देख पाते थे। साल 1950 में एक बार जब करियप्पा एक रैली में हिस्सा लेने पहुंचे तो उनकी मुलाकात एक बूढ़े अंधे जवान से हुई थी जिसका एक बेटा था और उसकी बीवी की मौत हो चुकी थी। उसे देखकर और उसकी बातों को सुनकर वहीं लेखक के पिता ने तय कर लिया कि उस 7 साल के बच्चे सुंदर सिंह के भविष्य को वो अपने हाथों में लेंगे। इसके बाद वो उस बच्चे को अपने साथ अपने घर व्हाइट गेट्स में ले आए और उनके रिटायर होने तक वो बच्चा वहीं रहता था। लेखक कहते हैं कि इसके आने वाले समय में वो लड़का कहां चला गया ये तो उन्हें पता नहीं चल पाया, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता चला कि उसकी भर्ती नेवी में हो गई है। फैमिली प्लानिंग के नेशनल पॉलिसी बनने से कई सालों पहले से ही करियप्पा इसका समर्थन करने आए थे, इसलिए वो जहां भी जाते सबसे पहला सवाल उनका ये होता कि सामने वाले इंसान के बच्चे कितने हैं। साथ ही अगर कोई इसके जवाब में कहता कि उसके 2 बच्चे हैं तो करियप्पा उनसे कहते बस अब इससे ज्यादा नहीं। लोगों के साथ घुलना मिलना किसे कहते हैं ये कोई करियप्पा से सीख पाता तो शायद उसे सबसे बेस्ट शिक्षा मिली होती। अपने आसपास के सभी लोगों का ख्याल रखना, उनसे घुल मिलकर उनकी मदद करने की कोशिश करना कमांडर इन चीफ के जीवन का एक और उद्देश्य था। चाहे रिपब्लिक डे हो या इंडिपेंडेंस डे, करियप्पा हर फंक्शन में चाय सर्व करने वाले लोगों से भी उसी तरह से मिलते थे जिस तरह बाकी के बड़े अफसरों से। कभी कभी तो वो खुद सबको चाय सर्व करने में भी लग जाते थे। इतना ही नहीं, एकेडमी में वन महोत्सव की शुरुआत भी करियप्पा के हाथों से ही हुई थी। बहुत बाद में जाकर ये हमारे देश का एक फैशन बन गया, लेकिन करियप्पा अपने समय में हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि हर आदमी कैंटोनमेंट में रेगुलर बेसिस पर पेड़ लगाए जाएं और साथ ही किसी भी सरकारी सामान का मिसयूज भी न किया जाए। इस किताब की चर्चा में आगे फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के बारे में और विस्तार से जानने के लिए चलिए चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। ऑस्ट्रेलिया और कश्मीर का सफर। सरकार की चीजों का दुरुपयोग न करना ये सिर्फ करियप्पा के लिए कहने की ही बात नहीं थी, बल्कि अपने जीवन में खुद उन्होंने अपने बच्चों को भी यही सीख दी थी। इसका एक उदाहरण देते हुए लेखक बताते हैं कि एक बार जब वो नवीन भारत हाई स्कूल में पढ़ते थे तो घर वापस आने का कोई तरीका न मिल पाने पर एडीसी ने उनके लिए गाड़ी भेज दी और वो उसी से वापस आए थे। लेकिन इस बात का पता जब उनके पिता को चला तो उन्होंने उस अफसर को बुलाकर इसकी बहुत निंदा की और यहां तक कि उस अफसर के कोर्ट मार्शल तक की नौबत आन पड़ी थी। करियप्पा हमेशा अपने अफसरों को यही कहते थे कि सरकार से कभी धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। इतना अच्छा रेपुटेशन होने के बावजूद कभी भी करियप्पा को राजनीति में जाने की इच्छा भी नहीं हुई थी। इससे कई अच्छी चीजें लेखक के पिता ने अपनी जिंदगी में एंजॉय की थीं। इसमें से कुछ चंद थीं रशियन ब्लैक सोब्रानी सिगरेट्स, एक पाइप या फिर एक अच्छा सिगार। हालांकि उन्होंने अपने करियर में कभी भी यूनिफॉर्म में स्मोकिंग नहीं किया। इससे जुड़ी एक घटना लेखक को करियप्पा ने अपने रिटायरमेंट के बाद सुनाई थी। एक बार करियप्पा दिल्ली से ग्वालियर ट्रेन में सफर कर रहे थे और उनकी ट्रेन समय से थोड़ा पहले स्टेशन पर आ पहुंची थी। जब करियप्पा ने अपनी सीट ढूंढ ली तो उन्होंने सोचा कि जब तक ट्रेन चलने का वक्त नहीं होता वो बोगी में ही थोड़ा टहल लें। टहलते हुए उनकी नजर 2 यंग जवानों पर पड़ी जो सिगरेट पी रहे थे। उन्हें देखकर करियप्पा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने बिना अपनी पहचान बताए उन लोगों से बातचीत की। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर करियप्पा थोड़ा चौंक से गए जब उन्होंने उन दोनों जवानों से कहा कि सेना की यूनिफॉर्म में इस तरह से स्मोकिंग करते हुए उन्हें बुरा नहीं लगता। इस पर उन दोनों ने जवाब देते हुए कहा कि पहले सेना में कोई जनरल करियप्पा हुआ करते थे जो इन मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन आजकल तो कोई पूछता नहीं। ये सुनकर करियप्पा चुपचाप अपने कंपार्टमेंट में लौट आए। ड्रेसिंग सेंस की बात करें तो फील्ड मार्शल करियप्पा हमेशा से ही सजे संवरे टिप टॉप से हुआ करते थे। उनके बटन होल के पास हमेशा एक फूल लगा होता था।
और उनके कपड़े, जूते और टोपियां भी उनके रशियन सोबरानी सिगरेट्स की तरह विदेशों से आया करती थीं। उनके हर कपड़े में गोल्डन सी बना होता था। ऐसे ही एक दिन जब करियप्पा ने एक इंग्लिशमैन को सिगरेट ऑफर की तो उन्होंने उस सिगरेट की तरफ ऐसे देखा जैसे कि उन्हें शक हो रहा हो कि ये सिगरेट करियप्पा के पास कैसे आ सकता है। जैसे जैसे करियप्पा का ओहदा बढ़ता गया, उनके घर में बड़े बड़े अफसरों का आना जाना शुरू होने लगा। ऐसे में एक ऐसे होस्ट की जरूरत महसूस होने लगी जो पार्टियों में या किसी और मौके पर इन मेहमानों का ख्याल रख सके। इसके लिए जब करियप्पा दिल्ली में होते तो लीला उनके साथ इस काम को संभाल लेती थी। लीला को यह काम करना बहुत अच्छा लगता था और तब वो सिर्फ 23 साल की थी। करियप्पा के स्टाफ में तब कैप्टन भरत सिंह, कैप्टन टोनी मोसिन्हो, पीसी नायडू, मेजर दलजीत बरार, लेफ्टिनेंट कर्नल एस.के. कपिला, डी.डी. वर्मा और कई जूनियर कमीशन अफसर मौजूद थे। एक बार माउंट बेटन्स को डिनर के लिए करियप्पा ने इनवाइट किया था और लीला को उन्हें होस्ट करने के लिए कहा गया था। उसे बताया गया कि कॉलेज से लेने के लिए उनके पास एक गाड़ी आ जाएगी। जब वो गाड़ी लीला को लेने पहुंची तो कॉलेज की बाकी सभी लड़कियां बेहद उत्साहित होकर नजारा देखने लगीं। लेखक की उम्र उस समय इतनी कम थी कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि कौन उनके पिता के करीबी दोस्त हैं। करियप्पा के कुछ ऐसे दोस्त में हरनारायण सिंह, अंकल इजिप्ट, इस्माइल कामिल बे जैसे नाम शामिल थे। इसके अलावा फ्रांस और इराक के एम्बेसडर और साथ ही बड़े अमेरिकी अफसर भी शामिल होते थे। इनमें से एक नाम क्लिफर्ड क्लार्क और उनकी बीवी का भी हुआ करता था। इतना ही नहीं, करियप्पा की दोस्ती भारत के विभिन्न राज्यों के शासकों के साथ भी काफी गहरी रही थी। इनमें ग्वालियर, जयपुर, मैसूर, पटियाला, बड़ौदा और उदयपुर जैसे राज्यों के शासक शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ यूं तो साल 1949 में ही कश्मीर का युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन करियप्पा के दिल में वहां के महाराजा हरि सिंह और उनकी बीवी महारानी तारा देवी के लिए एक खास जगह थी। बाद में जब हरि सिंह के बेटे करण सिंह को वहां का सदरे रियासत बनाया गया तब करियप्पा बहुत खुश थे। वो अक्सर वक्त मिलते ही कश्मीर का दौरा करने निकल पड़ते थे। वहां के लोगों के दिल में भी करियप्पा के लिए बहुत सम्मान और प्यार था। रिटायरमेंट से ठीक पहले लेखक के पिता को कश्मीर में चांदी का बना हुआ एक छोटे से हाउस बोट से भी सम्मानित किया गया था। साल 1949 के 26 दिसंबर को लेफ्टिनेंट जनरल एस.एम. श्री नागेश ने कश्मीर में हो रहे ऑपरेशन के बारे में आम जनता को जानकारी दी थी। इसके बाद कई बार करियप्पा से भी पूछा गया था कि आखिर अचानक से वो ऑपरेशन कश्मीर में क्यों रोक दिया गया। इस पर करियप्पा ने कहा था कि सेना के लिए फैसले सरकार लेती है और वो फैसला सेना को मानना ही पड़ता है, फिर चाहे इसमें उनकी सहमति हो या ना हो। कमांडर इन चीफ के 4 सालों के वक्त में करियप्पा के भारतीय प्रधानमंत्री और उनकी बेटी इंदिरा गांधी के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। उन दोनों का अक्सर डिनर के लिए व्हाइट गेट में आना जाना लगा ही रहता था। साथ ही नेहरू की बहन विजया लक्ष्मी पंडित और उनके परिवार के साथ भी करियप्पा के अच्छे संबंध थे। एक बार ऐसी ही एक डिनर में लेखक और उनकी बहन नलिनी भी अपने पिता के साथ शामिल हुए थे। करियप्पा अपने देश और उनकी सेवा भावना को लेकर इतने सीरियस थे कि रिटायरमेंट के समय उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि भले ही वो रिटायर हो रहे हों, लेकिन वो काम करने के लिए हमेशा तैयार हैं। किसी भी वक्त किसी भी काम के लिए वो अवेलेबल रहेंगे। रिटायर होने के 3 महीनों के अंदर नेहरू ने करियप्पा के सामने ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर बनने का प्रस्ताव रखा था, जिसे उन्होंने ये कहते हुए अपनाया था कि जब उनका दिल भारत में पड़ा रहेगा तो वो ऑस्ट्रेलिया जाकर काम कैसे कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि वो एक जवान हैं और उन्हें जिम्मेदारी दी जा रही है तो वो इसे अवश्य करेंगे। जब करियप्पा ऑस्ट्रेलिया गए तो लेखक उनके साथ नहीं थे और नलिनी की पढ़ाई की चिंता भी करियप्पा को थी। इसलिए बोलू आंटी और उनके पति से इस बारे में बातचीत करने के बाद करियप्पा ने तय किया कि सगारी और नलिनी उनके साथ ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। सगारी ने ये सुनते ही पहले ना कर दिया था, क्योंकि तब वो महज 20 साल की थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई भी कर रही थी। ये उसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होने वाली थी, लेकिन जब उसे पता चला कि उसे वहां सिर्फ 1 साल के लिए जाना है, तब जाकर उसने अपनी हामी भरी। करियप्पा, नलिनी और सगारी इन दोनों को अपने साथ ऑस्ट्रेलिया तो ले गए थे, लेकिन सगारी को वहां के एनवायरनमेंट में खुद को ढालने में थोड़ा वक्त लग रहा था। वो अपना ज्यादातर समय रसोई में बिताया करती थी, लेकिन आज जब वो उन बातों को याद करती हैं तो उन्हें वो पल करियप्पा के साथ बिताए उनके सबसे अच्छे पल लगते हैं।
सगारी बताती हैं कि कैसे उन्हें दही बनाना नहीं आता था, लेकिन करियप्पा को हर दिन लंच में दही चाहिए होता था। तब वहां रहते हुए पहले इंडियन हाई कमिश्नर की बीवी ने उन्हें दही बनाना सिखाया था। नलिनी तो तब स्कूल में थी, इसलिए वो अपनी पढ़ाई को लेकर ही ज्यादा समय बिताती थीं। लेकिन सगारी को घर के कामों की आदत डालनी ही पड़ी। हालांकि इसके 1 साल बाद करियप्पा ने दोनों को भारत वापस भेज दिया था। लेखक भी तब अपना स्कूल खत्म करके ज्वाइंट सर्विस विंग के एंट्रेंस की तैयारी करने में व्यस्त थे। उस समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट मेंजीज और डैम पैटी मेंजीज ने एक फेयरवेल स्पीच देकर दोनों लड़कियों को विदा किया था। करियप्पा को नलिनी और सगारी के भारत लौटने का दुख तो था, और ये दुख और भी ज्यादा इसलिए बढ़ गया क्योंकि उसी साल 1 मई को उनके पिता यानी लेखक के थाथा भी चल बसे थे। करियप्पा अपने पिता से इतना ज्यादा जुड़े हुए थे कि उनकी मौत से उन्हें काफी दुख पहुंचा था। इसके बाद करियप्पा कैनबरा पहुंचे और वहां के गवर्नर जनरल से मुलाकात की, जिनका नाम फील्ड मार्शल सर विलियम स्लिम था। गवर्नर जनरल से मुलाकात करते हुए करियप्पा ने उन्हें डिनर के लिए आमंत्रित किया, लेकिन प्रोटोकॉल के दौरान पाया गया कि स्लिम करियप्पा के हाथ की बनी कढ़ी नहीं खा सकते। हालांकि स्लिम ने इस प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए करियप्पा का डिनर इनवाइट पर्सनली एक्सेप्ट कर लिया। कैनबरा पहुंचकर सबसे पहला काम लेखक के पिता ने जो किया था वो था अपने घर का नाम बदलना। पहले जहां उस घर का नाम 34 मग्गावे था, वहीं करियप्पा ने उसे बदलकर शांति कुटीर रख दिया था। पूरे ऑस्ट्रेलिया में करियप्पा खुद अपनी कार लेकर घूमते थे। देखते ही देखते करियप्पा का ऑस्ट्रेलिया का सफर खत्म हो गया और वो भारत वापस लौट आए। अपनी जमीन पर वापस आने की खुशी करियप्पा के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। लेखक केसी करियप्पा की इस किताब पर चर्चा करते हुए अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि फील्ड मार्शल करियप्पा के रिटायरमेंट के बाद के साल कैसे रहे थे। आप बने रहिए कुकू एफएम के साथ। रोशन आरा। लेखक केसी करियप्पा ने इस भाग की शुरुआत में ही यह स्पष्ट कर दिया कि इस भाग में उनसे ज्यादा उनके परिवार वालों की यादें मौजूद हैं, क्योंकि ये ऐसा समय था जब लेखक अपने पिता के पास रहते नहीं थे, क्योंकि तब तक उन्होंने एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन कर लिया था। साल 1957 में पहली बार कमिश्नर बनने से पहले 1 साल तक लेखक इसी अकादमी में रहे थे। इस दौरान ऑफिशियल तौर पर कई बार लेखक का सामना अपने पिता से होता था, लेकिन घर पर दोनों की मुलाकात बहुत कम ही हो पाती थी। हालांकि करियप्पा याद करके साल 1957 में लेखक के पासिंग आउट सेरेमनी के लिए जोधपुर जरूर पहुंचे थे। उनको कमांडेंट कैप्टन चंद्रा ने रिसीव किया था और उनकी मुलाकात कई बड़े हवाई अफसरों से हुई थी। रिटायर हो जाने के बाद भी जैसे करियप्पा को एक पल की भी फुर्सत नहीं होती थी। उनके दिल्ली के दोस्तों ने तो कभी ये माना ही नहीं कि रिटायर होने के बाद करियप्पा एक जगह पर शांत बैठेंगे। जब उनके दोस्तों ने उनसे पूछा, तुम इतने साल दिल्ली में रहे हो, अब आगे जाकर रोशन आरा में कैसे रह पाओगे? इस पर करियप्पा ने उन्हें जवाब देते हुए कहा था कि तो क्या हुआ, अगर कोडागू के रोशन आरा में सारी सुविधाएं नहीं हैं, मैं अपनी सुविधाएं खुद बना लूंगा। दिल्ली में आप घर को ठंडा करने के लिए दरवाजे खिड़कियां बंद करके एसी चलाते हैं, वहीं मैं रोशन आरा की सारी खिड़कियां और दरवाजे खोल दूंगा ताकि पेड़ों की हवाओं से घर ठंडा हो जाए। आसपास के जंगलों से जब पक्षियों की चहचहाने की आवाजें आएंगी, मैं उसे ही अपना संगीत मानूंगा। हालांकि एक समय ऐसा आया जब करियप्पा ने तय किया कि वो दुनिया के कोने कोने का दौरा करेंगे और वहां के युवाओं और एक्स सर्विसमैन को देश सेवा के लिए और उत्साहित करेंगे। वहीं 1957 में एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी ने लेखक के पिता को उनकी पासिंग आउट सेरेमनी में रिवीविंग ऑफिसर बनने का आमंत्रण दिया था। लेखक के पिता सुब्रतो मुखर्जी और उनकी पत्नी शारदा मुखर्जी में काफी अच्छी दोस्ती भी थी, इसलिए करियप्पा ने ये निमंत्रण एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी तरफ मिड 60s में लेखक के पिता करियप्पा को ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स का चेयरमैन भी चुना गया था। तब पटियाला के महाराजा ने करियप्पा को बधाई देते हुए उन्हें एक चिट्ठी लिखी थी। खेल में बहुत दिलचस्पी होने के कारण करियप्पा के राजकुमारी अमृत कौर के साथ भी अच्छे संबंध थे, जो उस समय की केंद्रीय खेल मंत्री थीं। करियप्पा को कभी भी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो देश के युवा को भी इससे दूर रहने की सलाह देते थे। उनका कहना था कि युवा हमारे देश का कल हैं, इसलिए उन्हें ऐसी चीजों में ध्यान देने चाहिए जिसे वो आने वाली पीढ़ी को दे सकें। इस विषय पर वो समय समय पर कई मैसेजेस देश के युवाओं को दिया करते थे।
इनमें से एक मैसेज में करियप्पा ने कहा था कि सभी युवाओं को मेरा बुलावा है कि आइए और लाल बहादुर शास्त्री के स्लोगन जय जवान जय किसान को सच कर दिखाइए, अपने आप को तैयार कीजिए और काम में लग जाइए। उनके इस मैसेज ने देश के युवाओं को बहुत उत्साहित किया था। रोशन आरा की जिंदगी। जो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा फील्ड पर इतना बन ठन कर रहते थे, उन्हें घर पर देखकर ऐसा लगता था कि ये वो इंसान है ही नहीं। उस घर में उनके साथ उनका रसोइया मुन्नू स्वामी और घर के काम के लिए रोयाप्पा रहा करते थे। ये दोनों ही तब तक करियप्पा के साथ बने हुए थे जब तक वो बूढ़े नहीं हो गए। साल 1944 में खरीदे हुए एक घर जिसके आसपास 50 एकड़ की जमीन थी, उसे ही करियप्पा ने रोशन आरा का नाम दिया था। हालांकि थाथा के गुजर जाने के बाद इन 50 एकड़ में से बस 8 एकड़ ही उनके पास बची थी, क्योंकि बाकी की जमीन में से कुछ हिस्सा उन्होंने थाथा के नाम म्यूनिसिपैलिटी में दान कर दिया था। वहीं बाकी का कुछ हिस्सा उन्होंने राज्य सरकार को एक अनाथालय बनाने के लिए भी दिया था। करियप्पा हर सुबह 7 बजे उठ जाते और फिर अपनी छोटी हाजिरी लगाते। छोटी हाजिरी से यहाँ मतलब चाय, बिस्किट और एक केले के छोटे नाश्ते से है। इसके बाद वो तैयार हो जाते और नाश्ते की टेबल पर एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी के गाने सुनते। इसके अलावा उन्हें द्विजेंद्र लाल रॉय का लिखा बंगाली गाना धनु धान्य पुष्पे भोरा, जिसे आमार जन्मो भूमि के नाम से भी जाना जाता है, इस गाने से अलग लगाव था। करियप्पा रोज इस गाने को सुनते और गुनगुनाते। वहीं लंच के दौरान वो वेस्टर्न म्यूजिक सुनना पसंद करते थे। रात को डिनर के समय उनकी पसंद के.एल. सहगल के गाने होते थे, जिनमें सोजा राजकुमारी जैसे गाने शामिल थे। सुबह के नाश्ते के बाद करियप्पा कभी तो जंगल की तरफ वॉक के लिए निकल जाते थे और रास्ता साफ करने के लिए अपने साथ एक चाकू भी ले जाया करते थे। अगर रास्ते में उन्हें एक भी पेड़ कटा हुआ मिलता तो चिल्लाकर उन पेड़ काटने वालों को गाली भी दिया करते थे। वापस लौटकर करियप्पा सीधा अपने स्टडी की ओर जाते और वहां बैठकर उन डोनेशंस की पर्चियों पर साइन करते थे जिन्हें उनकी मदद की बहुत जरूरत थी। उनके साथ एक स्टेनोग्राफर भी होता जिससे वो अपने हिसाब टाइप करवाया करते थे, लेकिन उसे ब्रिटिश एक्सेंट की इतनी समझ नहीं थी जिसके लिए कभी कभी करियप्पा को मुश्किल में भी पड़ना पड़ता था। करियप्पा के इस रोशन आरा ने कई बड़े बड़े मेहमानों का आना जाना और डिनर देखा हुआ था। सन 1978 में एक बार नेशनल कैडेट कॉर्प्स बटालियन के कमांडर मेजर ओ टिम्स भी मदिकेरी आए हुए थे। उनसे तब कुछ समय के लिए उनका स्टेनोग्राफर मांगा गया था ताकि रुके हुए काम पूरे हो सके। मेजर ने अपना स्टेनोग्राफर तो दे दिया, लेकिन वो बेचारा भी करियप्पा का ब्रिटिश एक्सेंट समझ ही नहीं पाया। इसके कुछ समय बाद जाकर उनको अपना मनपसंद करेस्पॉन्डेंट मिल पाया था। करियप्पा हर दोपहर लंच में एक ही चीज खाया करते थे, सूप और दही। कभी कभार अगर उनका मन होता तो मछली खाने के लिए राजी हो जाते थे। लंच करने के बाद वो अपने सल्किंग रूम में चले जाते, जो इस पूरे रोशन आरा में उनका सबसे चहेता कॉर्नर था। उनके रिटायरमेंट के बाद ही इस रूम का नाम तय किया गया था, लेकिन अपने नाम के विपरीत ये एक बेहद ब्राइट और चीयरफुल रूम हुआ करता था। उस कमरे में पक्षियों की चहचहाने की आवाज भी सुनाई देती थी और आसपास हरे भरे पेड़ भी दिखाई देते थे। लेखक ने शायद ही अपने पिता को कभी लो या मूड ऑफ करते हुए देखा होगा। इसके अलावा भी उनमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी जो किसी के बारे में बुरा नहीं कहने की थी। लेखक ने हमेशा उनके पिता को कहते सुना था कि कभी भी किसी फैक्ट या सबूत के बिना किसी के बारे में बुरी बात नहीं करनी चाहिए, और अगर आपके पास फैक्ट हैं भी तो क्यों किसी के बारे में बुरा भला कहना। अपने पिता की इस सोच से लेखक काफी प्रभावित होते थे। खैर, शाम की चाय करियप्पा हमेशा 4 बजे ही पीते थे, जिसके बाद वो अपने बड़े भाई के घर तक गाड़ी चलाकर जाते, या तो उनका भाई ही रोशन आरा चला आता था। दोनों के बीच तब रमी का खेल चलता रहता था। उस समय दोनों 1 पैसे दांव पर लगाते थे और मन भर के चीटिंग करते थे। एक दूसरे को चीटिंग करते हुए पकड़ भी लेते थे और बीच में ही खेल बिगड़ जाता था और दोनों अपने अपने घर पर पाए जाते थे। दोनों गेम के मामले में एक दूसरे से हमेशा भिड़ जाते थे। लगभग 8 बजे के करीब ये खेल खत्म हो जाता था और इसके बाद करियप्पा उन्हें उनके घर छोड़ने जाते थे। इसके बाद वो नंजप्पा का इंतजार करते रहते थे कि कब वो आए और कब वो दोनों मिलकर ब्रिज का खेल खेल पाएं। कोडागू क्लब में भी करियप्पा का काफी आना जाना लगा रहता था। वहां उनके साथ
उस जनरेशन के 3 सीनियर कॉफी प्लांटर्स भी मौजूद होते थे। इनमें मिस्टर AC थिमाया, मिस्टर CM थिमाया और मिस्टर AM देवैया का नाम शामिल था। इसके अलावा करियप्पा की दोस्ती मिस्टर TP इस्सर और मिसेस वीना श्रीराम से भी थी, जिनके पति पुलिस में हुआ करते थे। डिनर हमेशा करियप्पा के लिए एक फॉर्मल मील हुआ करता था। एक बंद गला सूट पहनकर ही हमेशा वो डिनर के लिए बैठते थे। वो ये भी उम्मीद करते थे कि लेखक भी कुछ इसी तरह के कपड़े पहनकर उनके साथ डिनर में शामिल हों। फिर क्या था, उनके डिनर का अंत हमेशा एक कप ब्लैक कॉफी से ही होता था। करियप्पा को सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सभी के ड्रेस कोड का ख्याल रखना अच्छा लगता था। जब करियप्पा की उम्र होने लगी तो धीरे धीरे उन्हें देखने में कठिनाई होती थी और इस बात से वो बड़ा चिढ़ जाया करते थे। एक बार लेखक और उनके पिता को बेंगलोर के एयरफोर्स हॉस्पिटल में कमांडेंट ने डिनर पर बुलाया था। बेंगलोर के इसी अस्पताल में करियप्पा कुछ दिनों के लिए एडमिट थे। दोनों डिनर पर पहुंचे और एक बड़े से ड्राइंग रूम में बैठकर डिनर का इंतजार करने लगे। जब डिनर खत्म हुआ तो उन्होंने अचानक से लेखक को एक ओर खींचा और उनसे पूछा कि कैसे कोई डिनर पर लाल मोजे पहनकर आ सकता है। हालांकि लेखक ने कई बार करियप्पा को बताने की कोशिश की थी कि वो लाल मोजे नहीं, डार्क मरून मोजे थे, लेकिन करियप्पा कहां मानने वाले थे। इसी तरह से फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने बिना झुके अपना रिटायर्ड जीवन रोशन आरा में बिताया था। लेखक का मानना है कि उनके पिता का रोशन आरा के साथ एक ऐसा रिश्ता था जिसे शब्दों में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। खैर, लेखक की इस किताब की चर्चा के आखिरी पड़ाव में KM करियप्पा के जीवन की कुछ और बातें जानने के लिए आइए चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। बढ़ती उम्र को मात देने वाले करियप्पा। अब धीरे धीरे KM करियप्पा की उम्र ने उनका साथ देना बंद कर दिया था, लेकिन करियप्पा जैसा इंसान कहां उम्र के सामने हार मानने वाला था। अपनी उम्र को मात देते हुए साल 1986 तक लेखक के पिता ने कई जगहों की सैर की और हर जगह उनका एक ही मकसद था और वो था देश का हित। साल 1986 के गर्मियों के बाद धीरे धीरे करियप्पा ने अपने ट्रैवल का लेवल कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। सभी उन्हें बहुत प्यार और सम्मान देते, लेकिन सभी फंक्शनों में जा पाना अब उनके लिए मुश्किल हो रहा था। साल 1990 के जून में लेखक की पोस्टिंग वेलिंगटन के डिफेंस स्टाफ कॉलेज में हो गई। ये पोस्टिंग उनके घर से पहली सबसे नजदीकी पोस्टिंग थी। इस पोस्टिंग के साथ ही अब लेखक मदिकेरी में अपने पिता से मिलने जा सकते थे। वेलिंगटन से मदिकेरी का रास्ता बस 275 किलोमीटर का था। एक ऐसा ही फंक्शन घर पर ऑर्गेनाइज किया गया, जहां लेखक अपनी बेटियों कावेरी और गायत्री के साथ मौजूद थे। उधर नलिनी भी दिल्ली से आई हुई थी। कुछ दिनों तक पूरा परिवार साथ रहा था। इसके बाद कुछ समय तक करियप्पा की तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई थी, लेकिन साल 1990 के सितंबर में उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार पाया गया था। डॉक्टरों को भी ऐसा लग रहा था कि अब करियप्पा के आसपास की हवा को थोड़ा बदलने की जरूरत है और इसलिए लेखक ने तय किया कि वो अपने पिता को वेलिंगटन ले आएंगे। सारी तैयारियां भी हो गईं, लेकिन अचानक से करियप्पा ने आने से मना कर दिया क्योंकि उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई थी। लेखक के पिता का मूड भी अब चिड़चिड़ा होने लगा था। जिस प्रकार एक बार मद्रास रेजिमेंटल सेंटर के कमांडर ब्रिगेडियर जसपाल सिंह ने करियप्पा से रेजिमेंटल बैटल ऑनर्स डे का चीफ गेस्ट बनने का आग्रह किया था। शुरू में तो करियप्पा राजी भी हो गए थे, लेकिन फंक्शन की सुबह उन्होंने अचानक से कहा कि वो किसी भी फंक्शन का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। इस बात से उनके आसपास के सभी लोग बड़ी चिंता में पड़ गए। आखिरकार उनके बेटे को ये ट्रम्प कार्ड खेलना पड़ा कि वहां कितने जवान इंतजार कर रहे होंगे। फिर जाकर करियप्पा वहां जाने को तैयार हुए। यूं तो इस दौरान करियप्पा की तबीयत ठीक ठाक ही चल रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज का अंत कभी न कभी तो आता ही है। जिस दिन लेखक के पिता बेंगलोर जाने वाले थे, उसी दिन उनकी तबीयत अचानक से फिर एक बार बिगड़ गई। करियप्पा ने तब कहा कि वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद डॉक्टर को बुलाया गया, उनका ब्लड प्रेशर, ECG और सब कुछ चेक किया गया, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। सन 1993 में लेखक के पिता करियप्पा की तबीयत और भी बिगड़ने लगी। मार्च में उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि लेखक को चंडी मंदिर की उनकी पोस्टिंग से वापस बुला लिया गया था। डॉक्टरों को लग रहा था कि शायद अब उनके हाथ में कुछ रह नहीं गया है। जब लेखक आए और उन्होंने अपने पिता को देखा तो वो बेहद बुरी अवस्था में ही थे। उन्हें बात करने में भी कठिनाई महसूस हो रही थी,
लेखक के अनुसार उस समय अपने पिता को ऐसे देखकर उन्हें बहुत मायूसी हो रही थी। एक ऐसा इंसान जिसने कभी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया, वो आज एक बीमारी के सामने इतना बेबस हो गया है। इसके बाद से लेखक ने हमेशा डॉक्टरों के साथ फोन पर संपर्क बनाए रखा और साथ ही नर्सिंग स्टाफ को भी अपने घर पर रखा था। लेकिन लेखक को अब ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके पिता अब शायद ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं हैं। साल 1993 के 15 मई को आखिरकार करियप्पा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेखक को यह खबर फोन पर जैसे ही मिली, वो बेंगलोर के लिए रवाना हो गए थे। जब लेखक अपने पिता को देखने के लिए मॉर्ग पहुंचे तो उन्हें एएससी ऑडिटोरियम में पाया। करियप्पा की अंतिम यात्रा जैसे किसी बड़ी शोभा यात्रा से कम नहीं थी। हजारों जवानों की भीड़, साथ में परिवार वाले, सभी 17 मई की सुबह मदिकेरी पहुंचे और वहां रोशनारा में आखिरकार उस वीर सेनानी का अंतिम संस्कार किया गया। एक बेटी की नजरों से करियप्पा। लेखक की बहन और के.एम. करियप्पा की बेटी नलिनी का अपने पिता से एक बेहद प्यारा रिश्ता था। करियप्पा के आखिरी सालों में उनकी बेटी लगभग हमेशा उनके साथ रही थी। जब उन्हें अपने पिता को याद कर कुछ बातें साझा करने के लिए कहा गया, तब उन्होंने कहा कि अपने घर के बालकनी में बैठकर जब वो अपने आसपास देखती हैं तो अपनी इस खूबसूरत सी जिंदगी के सबसे खूबसूरत इंसान को याद करती हैं, जो उनके पिता थे। नलिनी के मुताबिक जो लेगेसी उनके पिता ने उनके लिए छोड़ी है, वो किसी भी दूसरी संपत्ति से कहीं ज्यादा कीमती है। उनके पिता के सिखाए उसूल उनके लिए बहुत कीमती हैं। नलिनी के माता पिता का तलाक तब हुआ था जब वो बहुत छोटी थीं। इसलिए नलिनी को उनकी मां बहुत अच्छी तरह से याद नहीं है। जब वो बोलू आंटी और चेंगप्पा के साथ देहरादून रहने गई थीं, तब वो महज 2 साल की थीं। इसके बाद वो सभी अंडमान आइलैंड चले गए। इसलिए सबसे छोटी उम्र में अपने पिता के साथ यादें अगर उनको याद हैं तो वो भी तब की जब वो 6 या 7 साल की रही होंगी। नलिनी कहती हैं कि उन्हें यह नहीं पता था कि मां का प्यार और लाड कैसा होता है। कभी कभार जब उनके दोस्त अपनी मां के बारे में बातें करते तो उन्हें ऐसा लगता था कि अगर उनकी मां भी होती तो कैसा होता। हालांकि नलिनी के पिता, उनके भाई और उनके पिता के रिश्तेदारों ने बहुत हद तक इस कमी को पूरा करने की पुरजोर कोशिश की थी। करियप्पा ने हमेशा एक माता और पिता दोनों होने का फर्ज निभाया था। 2 छोटे छोटे बच्चों को अकेले पालना उनके लिए भी आसान कहां रहा होगा। ऊपर से आर्मी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी और कमांडर इन चीफ की नौकरी, इन सबको साथ में संभालना मुश्किल होता था। फिर भी करियप्पा ने हमेशा सब कुछ संभालते हुए अपने बच्चों के लिए समय निकाला था। जब वो बाहर नहीं होते थे तब अपने बच्चों के साथ काफी मजेदार समय बिताते थे। नलिनी अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हैं कि वो हमेशा से ही अपने पिता के आसपास ही थीं। हालांकि जब उनकी शादी हो गई तो अपने पिता से उनका मिलना जुलना काफी कम हो गया। नलिनी की नजरों से उनके पिता एक ऐसे इंसान थे जिनका प्यार उनके बच्चों और देश के बीच बंटा हुआ था। यूं तो उनके पिता काफी स्ट्रिक्ट थे, लेकिन अपने बच्चों को उन्होंने मस्ती करने का मौका भी खूब दिया। अपने बच्चों पर उन्होंने कभी हाथ नहीं उठाया, क्योंकि उनकी डांट ही बच्चों के लिए काफी हो जाती थी। अपने बेटे से उनको काफी उम्मीदें थीं और अगर उनका बेटा कुछ अच्छा करता तो वो गर्व से कहते थे कि ये मेरा बेटा है। वहीं दूसरी तरफ नलिनी की जिद और बदमाशियों को भी उनके पिता ने उतनी ही अच्छी तरह से झेला था। अपने जीवन की एक मजेदार घटना बताते हुए नलिनी कहती हैं कि एक बार करियप्पा को अपने बच्चों के साथ एक फेयरवेल डिनर पर जाना था, लेकिन नलिनी इस बात से बहुत दुखी थी कि क्रिसमस पर अपनी विश संता तक पहुंचाने के लिए उनके पास स्टॉकिंग्स नहीं थे। जब उन्होंने जिद की तो करियप्पा ने उनसे कहा कि सांता क्लॉज जैसा कुछ नहीं होता। हालांकि इससे कई सालों बाद जब उनके पिता ऑस्ट्रेलिया से लौटे थे तो अपनी बेटी के लिए क्रिसमस ट्री ही लेकर आए थे, जो नलिनी ने आज तक संभाल कर रखा हुआ है। एक और ऐसी घटना याद करते हुए नलिनी कहती हैं कि उन्हें हमेशा से शौक था कि उनका अपना कमरा घर के ऊपर के हिस्से में हो। जब उन्होंने अपने इस शौक के बारे में करियप्पा को बताया तो वो भी तैयार हो गए। नलिनी का कमरा सजा दिया गया और उन्हें यह कमरा बहुत अच्छा लगा। जब भी छुट्टियों के लिए नलिनी घर आती तो उन्हें अपने कमरे में अपनी दुनिया में रहना बहुत अच्छा लगता था। कुछ समय बाद ऐसी ही एक छुट्टी के दौरान नलिनी वापस आई तो उन्होंने देखा कि उनका कमरा नीचे शिफ्ट कर दिया गया था।
ये देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा और इस दौरान एक बार भी नलिनी ने ये देखने की कोशिश नहीं की कि करियप्पा ने अपने हाथों से नलिनी का कमरा सजाया था। वर्तमान में नलिनी कहती हैं कि उन्हें कई बार ये अफसोस होता है कि वक्त रहते वो अपने पिता को इसके लिए शुक्रिया नहीं कह पाई। करियप्पा अगर किसी के साथ होते थे तो और कुछ भी हो जाए पर वो इंसान कभी बोर नहीं हो सकता था। नलिनी का भी यही मानना था। जितना वक्त उन्होंने अपने पिता के साथ बिताया था कभी भी उनको बोरियत का एहसास ही नहीं हुआ। जब धीरे धीरे नलिनी बड़ी होने लगी तब करियप्पा ने उनके साथ अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस को साझा करना शुरू किया। साथ ही जब नलिनी 20 साल की हुई तो करियप्पा ने खुद उसे गाड़ी चलाना सिखाया था। ये एक प्लेमाउथ बेलवेद्रे थी। इसके अलावा म्यूजिक और नेचर के लिए नलिनी अपने लगाव का पूरा श्रेय अपने पिता को ही देती हैं। करियप्पा को हमेशा से वेस्टर्न और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का शौक था, जो शुरुआती दिनों में नलिनी को पसंद नहीं आती, लेकिन अपने पिता के साथ ने उन्हें भी म्यूजिक पसंद इंसान बना दिया था। साथ ही करियप्पा ने ही नलिनी को हमेशा से नेचर की चीजों को ध्यान से देखने को कहा था, चाहे चिड़िया हो या छोटा सा फूल या फिर रोशन आरा में मौजूद पेड़ हो। करियप्पा का यह नियम था कि अपने दिन का कुछ समय नेचर के साथ बिताया जाए। ऐसा नहीं था कि करियप्पा सिर्फ आर्मी के नायक थे, वो अपने घर के भी हीरो थे। उन्हें घर का हर काम आता था और साथ ही उन्होंने नलिनी को भी ये सारे काम सिखाए थे। नलिनी कहती हैं कि करियप्पा दूर की चीजों को बहुत अच्छी तरह भांप लेते थे, चाहे पढ़ाई का सब्जेक्ट हो या जीवन का फैसला। करियप्पा हमेशा अपने बच्चों की मदद करते थे। बहुत उम्र दराज इंसान होते हुए भी उनमें बच्चों सी एक सरलता थी जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। लेकिन साथ ही नलिनी का यह भी मानना है कि उन्हें हमेशा दो बातों का अफसोस होता है। एक तो ये कि वो अपने पिता को ज्यादा वक्त नहीं दे पाती थीं। जब उनके पिता को उनकी जरूरत थी तब कई बार वो उनके पास पहुंच नहीं पाई थीं, जिसका उन्हें आज भी अफसोस होता है। जब नलिनी दिल्ली में नौकरी कर रही थीं, तब वो अपने पिता से साल में सिर्फ 2 बार ही मिल पाती थीं। हालांकि वो हमेशा अपने पिता को चिट्ठियां लिखा करती थीं, लेकिन वो भी कम पड़ जाता था। जब करियप्पा रोशन आरा में रहते थे तो वहां उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, जिनके बारे में उन्होंने अपने बच्चों को कभी नहीं बताया। एक बार जब मॉनसून में रोशन आरा में एक फंक्शन चल रहा था, तब उसी दौरान रसोई की छत नीचे गिर गई। बोपैया, जो करियप्पा का इतने सालों से ख्याल रखते थे, उन्होंने भी फील्ड मार्शल को कभी इतना मायूस और उदास नहीं देखा था। हालांकि इसके बाद सभी परिवार वालों ने मिलकर इस छत की मरम्मत करवाई थी, लेकिन इसका खर्च करियप्पा ने ही दिया था। आखिरकार साल 1992 में नलिनी जब अपने पिता के साथ रहने के लिए रोशन आरा आ गईं, तब करियप्पा अस्पताल में थे। नलिनी उनसे मिलने के लिए महीने में 2 बार जाया करती थीं। वहां के नर्सिंग स्टाफ उनका इतना अच्छा ख्याल रखते थे कि उन्हें लंबे समय तक वहां रुकने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन करियप्पा जब भी नलिनी को वहां देखते थे तो वो बहुत खुश होते थे। जो दूसरी बात थी जिसका बोझ नलिनी की माने तो उन्हें सारी जिंदगी उठाना होगा, वो ये थी कि साल 1993 के मई में जब वो अपने पिता को देखने पहुंची तो लौटते वक्त उन्होंने उनसे गुड बाय कहा। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, उनका मन हुआ कि फिर से अंदर जाकर अपने पिता से कहें, पापा आई लव यू, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। उस दिन करियप्पा का पूरा कमरा मेडिकल स्टाफ से भरा हुआ था। आज तक नलिनी इस बात का अफसोस करती हैं कि वो कमरे में वापस नहीं गईं और अपने पिता से आई लव यू नहीं कह पाईं। हालांकि वो ये मानती थीं कि उनके पिता को चाहे उन्होंने न भी कहा हो, लेकिन करियप्पा जानते थे कि उनके बच्चे उनसे कितना प्यार करते थे। इसके बाद के कुछ महीने करियप्पा बहुत बीमार रहे और आखिरकार 15 मई को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मृत्यु के समय उनके आसपास उनके प्यारे जवानों की भीड़ थी। इससे अच्छा फेयरवेल उनके लिए भला और क्या हो सकता था। जो वहां उस समय मौजूद थे, उनमें से नलिनी को किसी ने बताया था कि उनके पिता की आखिरी शब्द थे अप्पया, जिसका मतलब होता है पिता। जब नलिनी को उस सुबह अपने पिता की मौत की खबर मिली तो जैसे उनकी दुनिया थम गई। हालांकि उनके पिता बीमार थे और नलिनी हर सिचुएशन के लिए पूरी तरह से तैयार थीं, लेकिन फिर भी अपने पिता को खोने का दर्द उनसे सहा नहीं जा रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके सिर के ऊपर से छतरी टूटकर बिखर सी गई है। करियप्पा को 17 मई को उनके प्रिय रोशन आरा के आंगन में ही दफनाया गया था। उनकी समाधि आज भी बहुत शांत सी है और वहां बहुत सारे फूल और पेड़ भी हैं, जिन्हें देखकर नलिनी को अपने पिता की याद आती है। उनकी समाधि को बहुत ही सिंपल पत्थरों से बनाया गया था
जब लोग आते और नलिनी से पूछते कि इतने महान इंसान की समाधि इतनी सिंपल क्यों, तो इसका जवाब देते हुए आज भी नलिनी कहती हैं क्योंकि पापा को ऐसे ही सिंपल रहना पसंद था। लेखक रिटायर्ड एयर मार्शल केसी करियप्पा अपने पिता के बारे में इस किताब को लिखने को अपना एक काफी मुश्किल फैसला बताते हैं। उनका कहना है कि कई दिनों तक उन्हें बस अपने दिमाग को इस चीज के लिए तैयार करना पड़ा था कि क्या इस किताब को लिखते हुए वो अपने पिता के पर्सोना को अपनी लिखावट से मैच करा पाएंगे। उनसे जुड़ी कई पीढ़ियां वर्तमान में मौजूद हैं, लेकिन यह फैसला लेखक के लिए मुश्किल से और मुश्किल होता गया था। लेखक के अनुसार दावे के साथ तो वो भी कभी नहीं कह सकते हैं कि अपने पिता को वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे और उनके बारे में लेखक को सब पता था। खुद एयरफोर्स में होने के कारण एक समय के बाद लेखक अपने पिता करियप्पा के साथ बहुत ज्यादा समय भी नहीं बिता पाते थे और अपने पिता के बारे में एक ऐसी किताब लिखते हुए केसी करियप्पा को दिल्ली के नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया से भी डॉक्यूमेंट्स मांगने की जरूरत थी। केसी करियप्पा ने अपनी इस किताब में सिर्फ अपनी नहीं, उनके पिता से जुड़े अपने हर एक भाई बहन की स्मृतियों को शामिल किया है। लेखक अपने कजिन्स सगारी मुथन्ना और लीला चिनप्पा को सबसे ज्यादा शुक्रिया कहते हैं क्योंकि उन दोनों ने चिनप्पा के साथ 1949 से 1953 का बहुत सारा समय बिताया था, जिसकी यादें उन दोनों ने इस किताब के लिए साझा की हैं। सगारी और लेखक के एक और कजन स्वरूप अप्पैया ने भी काफी सारी तस्वीरें इस किताब के लिए शेयर की थीं। इसके अलावा लेखक नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के फॉर्मर डायरेक्टर मिस्टर SMA बाकर का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपने पर्सनल आर्काइव्स सेक्शन में लेखक को जाने की अनुमति दी, जिससे इस किताब में उनके पिता की बहुत सारी यादें जोड़ पाईं। इसके अलावा नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी से भी लेखक को बहुत मदद मिली थी। डीकिन यूनिवर्सिटी के ऑस्ट्रेलियाई स्टडीज के प्रोफेसर डेविड वॉकर, एयर कॉमरेड JS पनेसर, एयर कॉमरेड RK जॉली और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रदीप उथैया भी कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी मदद के बिना इस किताब का हो पाना शायद मुमकिन नहीं था। इसके अलावा राजपूत रेजिमेंट के कर्नल लेफ्टिनेंट जनरल ML नायडू और राजपूत रेजिमेंट सेंटर से मिली